तो लेकिन अब अगर यहाँ पे अगर आप बात को आगे देखो कि दोस्ती के बियॉन्ड, अगर मान लीजिए 25-30 साल बीत गए, आपकी दोस्ती हो जाती है ऐसे, अरे मैं भी इंदौर से, मैं भी इंदौर से, अब आपके मान लीजिए बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, कहेंगे बच्चे तो मान लीजिए आप मुंबई रहते थे, बच्चे तो मुंबई पैदा हुए, तो उसके बाद बच्चे तो कभी इंदौर गए नहीं, मान लीजिए इंदौर कभी गए नहीं, लेकिन पापा कहाँ से हैं, मम्मी कहाँ से हैं, इंदौर से हैं, जहां से भी है ना, इंदौर से हैं। तो जब वो मिलेंगे 25 साल बाद किसी बच्चे से, अरे आपके पापा मम्मी भी इंदौर से, बहुत बढ़िया, दोस्ती हो जाएगी, खुद कभी इंदौर गए भी नहीं थे, तब भी दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए देख रहे हैं आपकी ना आइडेंटिटीज, कहां से आपका पास्ट आता है, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फेमिलियराइजिंग विद पीपल। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं, ये चीजें क्या करती है, लोगों को मोबिलाइज करती हैं, लोगों को जो एक दूसरे से के साथ जो जोड़ कर रखती हैं, साथ चलने पे मजबूर करती हैं, एंड पीपल स्टार्ट एसोसिएटिंग। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोसाइटी के लिए, एंड सोशोलॉजिकली हम बहुत इसको चाहते हैं इंपॉर्टेंस देना एंड इसके साथ पढ़ना। ओके, देन अब यहाँ पे देखें जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका में हिस्टोरियंस होंगे, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन पर, स्लेवरी पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि इतिहास है अमेरिका में ना, जो रेवोल्यूशन का बहुत सॉलिड इतिहास है, जब आज़ादी की बात हुई थी अमेरिका की 1780s में, एंड देन वहाँ पे स्लेवरी का बहुत सॉलिड इतिहास है, पैटर्न्स हैं जो आज भी इम्पैक्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट रिलेशन को। तो एंड इसी सभी चीज़ों को कि कौन से सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो यूएसए में स्लेवरी को प्रमोट करते हैं या रोकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने स्लेवरी को बढ़ावा दिया, कैसे दिया, ओके, या फिर स्लेवरी को कैसे, जो ब्लैक अगर फैमिली है तो स्लेवरी के पास्ट को या फिर स्लेवरी ने किस तरह से उसके प्रेजेंट को इंपैक्ट किया हुआ है। तो ये सब चीजें जैसे वहां पे इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, पास्ट के हैं लेकिन प्रेजेंट में आज भी पूछे जाते हैं, आज भी एक्टिव हैं एंड जो लोगों को इंपैक्ट करते हैं, लोगों की जिंदगी इंपैक्ट होती है इससे। ओके, ठीक है, तो इसीलिए सोशियोलॉजी जो क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, आज है हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री चाहे पास्ट की बात करता है लेकिन पास्ट की सोशियोलॉजी की बात करता है। ओके, देन यहाँ पे इसलिए एक क्विक कंपैरिजन चार्ट मैंने यहाँ बना दिया, लेकिन आपने इसको बना के रखें बाकी सब्जेक्ट्स में भी। और जैसे मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट नहीं मान मैंने 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको कोई 7वां सब्जेक्ट का आइडिया भी आ गया कि सोशो एंड इसको भी कंपेयर करूं, तो प्लीज उसको भी बना के रखिए। एंड ऐसे एक क्विक चार्ट बना लेंगे ना, तो क्विक चार्ट से क्या होगा कि पेपर के पहले आसानी हो जाती है। जैसे सोशो क्या करता है, सिमिलैरिटीज इन डिफरेंट इवेंट्स ढूंढता है कि अच्छा डिफरेंट इवेंट्स हुए थे, इसमें क्या सिमिलरिटी थी, इस राजा ने उस राजा पे अटैक क्यों किया, कोई रिलीजन का एंगल रहा होगा, है ना, रिलीजन अच्छा मैच हो रहा है, या फिर पर्टिकुलर कोई रीजन का एंगल रहा होगा कि अच्छा वो रीजन के लोग ऐसा करते हैं, उस रीजन के लोग ऐसा नहीं करते, वहां पे ऐसा जो भी। ओके, देन हिस्ट्री क्या करते हैं, डिफरेंसेस इन सिमिलर इवेंट्स, डिफरेंसेस इन सिमिलर इवेंट्स, सिमिलर तरह का इवेंट हुआ, मान लीजिए कि जो आज़ादी भारत की भी हुई, आज़ादी अमेरिका की भी हुई, क्या कारण थे, क्या दोनों की आज़ादियां सेम है, नहीं सर सेम नहीं है, उनकी आज़ादी इकोनॉमिक कारणों से हुई, हमारी जो आज़ादी पॉलिटिकल कारणों से हुई। इकोनॉमिक कारण भी थे बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पे बहुत गरीबी आ गई थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं थे, हमारे पास बिल्कुल ही किसी भी तरह के हक नहीं थे, राइट्स नहीं थे हमारे पास यहाँ पर, हम इसलिए बहुत ही एक ऐसी अवस्था में थे जहाँ पर फ्रीडम मीन्स वेरी जो टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्या, पॉलिटिकल फ्रीडम। तो सिमिलर इवेंट्स हैं, आज़ादी, लेकिन बहुत डिफरेंट कारण है, डिफरेंट यहाँ पे रीजंस हैं, क्यों पता लग पाता है अगर हम उसको सोशियोलॉजिकली पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, देन पैटर्न की बात करते हैं सोशियोलॉजी, यहाँ पर पर्सनालिटीज इवेंट्स की बात करते हैं। ट्रेवर रोपर एक बंदे का नाम है, तो ट्रेवर रोपर ने कहा था कि यही कि जो पर्सनालिटी और इवेंट्स पे फोकस है थोड़ा हिस्ट्री का, एंड ये एक थोड़ा सा देखें तो ये डिसिमिलैरिटी भी है दोनों में, एंड देन ये सोशो थोड़ी एनालिटिकल है, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होती है कि कैसे अटैक हुआ, कौन सी सेना ने कब अटैक किया, कौन सी जगह पे कब कैप्चर हुआ, कब आज़ादी मिली, एक्सेट्रा, थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्टिव होती है। एंड जो अगर एनालिटिकल पार्ट आना शुरू होगा तो वहाँ पे थोड़ी सोसाइटी की बात आनी शुरू हो जाएगी, इससे सोशल थोड़ी एनालिटिकल होती है कि जो ऐसे रिलेशन क्यों है, कि उस वक्त औरतों ने बहुत पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, या फिर हम बोलें कि बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस जो वहाँ पे पार्टीज थी बहुत सारी, उन्होंने पार्टिसिपेट हमारी आज़ादी में क्यों नहीं किया, वो आप एनालाइज करना शुरू करते हो, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग, अच्छा ये कारण था, अच्छा वो कारण था। ओके, देन सोशो इसलिए जनरलाइज करती है, जनरलाइज करते का इसका मतलब क्या होता है कि जनरलाइज करने का मतलब हम ब्रॉडर एक पैटर्न निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा जी, जैसे ये था ना सिमिलैरिटीज इन डिफरेंट इवेंट्स, कि हम सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। ओके, इस कारण से, जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स बोलेंगे सर जब भी इकोनॉमिक कोई कारण होगा लड़ाई हो जाएगी, जब भी कोई इकोनॉमिक कारण होगा लोग चाहे वायलेंट हो जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे, जनरलाइज करने की टेंडेंसी है, ठीक है, जबकि जो हिस्ट्री होती है वो पर्टिकुलराइज करती है, नहीं इस जगह पर ऐसा होने की कोशिश की गई थी, ठीक है, वहां पर एक पर्टिकुलर इवेंट क्या था, जैसे मान लीजिए जो पर्टिकुलर, जैसे चले जाएंगे महात्मा गांधी जी के उस 1942 के जो इवेंट में ये पर्टिकुलर कुछ कारण थे हमारे पास, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने ये कदम उठाया,
तो 1931 में ये कारण था, तो सिविल डिसोबीडियंस शुरू करी। तो इसलिए पर्टिकुलर इवेंट्स की बात करती है, तो इसलिए इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज पर बहुत ज्यादा फोकस होता है कि ओके नेहरू जी ये कर रहे थे, महात्मा गांधी जी ये कर रहे थे, जो जॉर्ज वॉशिंगटन ये कर रहे थे। तो पर्टिकुलराइजिंग एक टेंडेंसी होती है हिस्ट्री में, इवेंट इवेंट इवेंट, एंड उन्हीं को डिस्क्राइब करते रहते हैं। सोशो जबकि क्या करते हैं, जनरलाइज करने की कोशिश, एनालिटिकल है एंड पैटर्न्स पे कोशिश करती है कि हम पैटर्न निकालें कि लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं या फिर लोग ऐसे बिहेव नहीं करते। ओके देन अब ये वर्ड आ रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ी चिंता भी हो जाएगी, सर आपने अभी यहाँ पे कुछ कह रहे हो तब कुछ कह रहे हो, थोड़ा समझ के इसको बात करना, ठीक है। कैसे इसको समझ लोगे आगे भी आसान हो जाएगा। तो वर्ड है नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। अब रेडक्लिफ ब्राउन के वर्ड हैं ये। तो देखो नोमोथेटिक क्या होता है, नोमो जो वर्ड निकला, ये वर्ड निकला नॉर्म्स से, ठीक है, नॉर्म्स से। एंड नॉर्म्स का मतलब कि यूजुअली जनरली हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हम जो जनरलाइजिंग जो बात होती है उसको हम बोलते हैं नोमोथेटिक। ओके ठीक है, नोमोथेटिक। अब हमने पढ़ा कि सोशो थोड़ी सी जनरलाइजिंग है, सोशो थोड़ी सी पर्टिकुलरली पैटर्न पे फोकस करती है। इसका जो रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में क्या इसका मतलब है, नोमोथेटिक है। सोशो अटेम्प्ट्स टू फॉर्म जनरलाइजेशंस, सोशो अटेम्प्ट्स टू बी नोमोथेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये वर्ड डराएगा तो नहीं, यूपीएससी ने पूछा हुआ है वर्ड पेपर में, तो मैं यहाँ पर डाला, यहाँ पर दोबारा पूछा, हमें आना चाहिए। ओके देन सर व्हाट इज इडियोग्राफिक। इडियोग्राफिक एक ना, जैसे ना अब इंग्लिश में देयर इज अ वर्ड बाय दिस सेंटेंस, सॉरी इडियोसिंक्रेटिक, है ना, इडियोसिंक्रेसी, कि मेरा काम करने का पर्टिकुलर तरीका ये है, ठीक है, इडियोसिंक्रेसी है मेरी ये। ओके मान लीजिए कि बहुत ही, जैसे मैं बोलूं कि अच्छा ये सर तो ऐसे हैं, ये तो रात को बैठ के पढ़ते हैं, दिन में कोई काम नहीं करते, ही इज वेरी इडियोसिंक्रेटिक अबाउट द वे ही वर्क्स। ओके ठीक है, इडियो, इडियो मतलब बहुत ही इंडिविजुअल तरह से, बहुत ही पर्टिकुलर नेचर है किसी की, कि जो किसी एक इंडिविजुअल की, उसको इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इडियोग्राफिक मतलब कि वो किसको एनालाइज करती है, किसको जो जानने की कोशिश करती है, पर्टिकुलर इवेंट को। तो पर्टिकुलर इवेंट की यहाँ बात होगी अगर, तो पर्टिकुलर इवेंट में दोस्तों मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि पर्टिकुलर इवेंट, कोई राजा ने कुछ अटैक किया, कुछ देश को आजादी मिली, कोई इंसान को असैसिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ईडियो, ईडियो मतलब उस इंडिविजुअल इवेंट को हम जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए ना ये वर्ड बहुत आसान थे, लेकिन पेपर में पूछे गए, बच्चों को शायद नहीं पता था तब नोमोथेटिक इडियोग्राफिक, तो बच्चे डर गए, इस सवाल भी शायद छोड़ दिया हो, ठीक है। तो इससे डरने की बात नहीं है। नोमोथेटिक इडियोग्राफिक दिखे तो हमें क्या करना है, नोमोथेटिक मतलब जनरलाइजिंग, नॉर्म्स बनाने की टेंडेंसी, एंड इडियोसिंक्रेटिक या इडियोग्राफिक का मतलब कि इंडिविजुअल इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस करना, जो कि हमने ऊपर सारी बात ही वही करी है, ठीक है। हाई फाई वर्ड लिख के ना बहुत बार यूपीएससी डराता है। एक बार तो ऐसा कई बार हो सकता है ना कि हमने पढ़े ही नहीं थे तो हमें नहीं आता, छोड़ना पड़ता है सवाल, ठीक है। लेकिन मोस्टली हमारे अटेम्प्ट यही रहता है कि हम पढ़ के जाएं ताकि एग्जाम में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। ओके देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये क्विक कंपैरिजन में सोशो इकोनॉमी, आपको बात समझना शुरू करें कि हम क्या करना चाहते हैं, कि सोशो हिस्ट्री में, सोशो इकोनॉमी में, समथिंग समथिंग में, ठीक है। थोड़ा सा तेज चलाएं इसको। ओके सोशो इकोनॉमी में तेज चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे लेक्चर हमेशा लंबे बनते हैं ताकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहें। एंड अगर इन केस अगर आपको लगता भी है कि दोबारा कुछ देखना है तो दोबारा रिवाइज तो कर ही सकते हैं, नोट्स में देख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तेज चलाएं, लेकिन वो तेज चल ही नहीं पाता कभी, लेक्चर हमेशा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। ओके देन यहाँ पर सोशो इकोनॉमी में बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर देखो इकोनॉमी में जो एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि कितनी किसी चीज़ की डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितनी उसकी जो पर्टिकुलर प्राइस क्या चल रही है, एंड जो महंगाई का दर क्या है, किसी को नौकरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोगों के वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाता है, भूखमरी आनी शुरू हो जाती है, सोशोलॉजिकली हम इम्पैक्ट होना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट ये कोशिश करते हैं। तो अब इसलिए क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ठीक है, कि कोई चीज़ें कैसे बन रही हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, कैसे कंज्यूम हो रही हैं। इकोनॉमी के तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, है ना। तो कैसे कंज्यूम हो रही हैं, कैसे क्रिएट हो रही हैं, अनाज कैसे पैदा हो रहा है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोग कौन सा अनाज खाते हैं कौन सा नहीं खाते। जो अनाज आप खाओगे ही नहीं, कोई वो पैदा क्यों करेगा, ठीक है। मान लीजिए अभी हमारे देश में लोग ज्वार बाजरा बहुत कम खाते हैं, तो ज्वार बाजरा उगा के फायदा ही नहीं होगा किसान को, उगा भी लेगा कोई खाने वाला ही नहीं है तो बिकेगा नहीं। तो इसलिए जैसे लोगों के जो जो कंजम्पशन पैटर्न है उससे क्रिएशन इंपैक्ट होती है। लेकिन मान लीजिए उग ही सिर्फ ज्वार बाजरा रहा है तो खाना वही पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो क्रिएट हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही आपको कंज्यूम करना पड़ता है। तो इंपैक्ट तो कर ही रहना सभी दूसरे को चीजें, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ओके ये इकोनॉमिक्स का ना एक सिंपल स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जब मैं अपना डेफिनेशन को ना ऐसे लाइन से पढ़ते हो आपको लगता है अरे इतनी हैवी चीज़ थी, लेकिन सरल शब्दों में पढ़ लोगे ना सर, क्रिएशन कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स वही कहलाएगी। क्या चीज़ क्रिएट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंज्यूम होती है। जैसे अनाज की बात की हमने, मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन है,
कि इंडिया में मान लीजिए महंगे मोबाइल फोन बनते ही नहीं, तो आपको चाहिए भी होगा, आप खरीद भी सकते होगे, आप जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होते, आप चाहे आपकी कैपेसिटी उसके 25 ऐसे फोन खरीदने की हो, लेकिन मिलते ही नहीं महंगे फोन, तो आप क्या कर लोगे, आपको सस्ते फोन ही चलाने पड़ेंगे। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो चीज़ जो जरूरी नहीं है, जिसकी डिमांड हो उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाए। तो लेकिन यूजुअली फ्री मार्केट्स में यही होता है, फ्री मार्केट्स में जिसकी डिमांड आ जाती है, लोग ग्रेजुअली उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं, सप्लाई करना शुरू करते हैं। लेकिन यूजुअली जो ऐसे, दिस इज यूजुअल, बट अनयूजुअली क्या होता है कि हर चीज़ ऐसे को रिलेटेड नहीं चलती। गेटिंग इट? तो हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं, लोग किस चीज़ की सप्लाई चाहते हैं, लोग किस चीज़ का क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें कोरिलेशन हम पढ़ते हैं। समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि समाज कैसे, मान लीजिए समाज क्यों एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ खाना चाहता है, या कोई समाज पर्टिकुलर क्यों एक तरह का मोबाइल जो बाय करना चाहता है, कोई समाज पर्टिकुलर क्यों एक किसी कंपनी का कोर्स खरीदना चाहता है। तो ऐसा होता है ना ये वाला। तो ये स्टडी करते जाएंगे, सोशोलॉजिकली आप जानते जाएंगे क्यों आप समाज में एक पर्टिकुलर तरह के किसी इंसान को, लेट्स से यू लाइक मोर, और लेट्स से किसी इंसान को यू डू नॉट रियली लाइक दैट मच। सोशोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उन चीज़ों में, क्योंकि मान लीजिए विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी को आप बहुत पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा ऐड मिल जाएंगी, है ना, ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा ऐड मिल जाएंगी, ज़्यादा कामयाब होंगे, ज़्यादा ऐड मिल जाएंगी। गेटिंग इट? तो लेकिन मान लीजिए अगर उनकी पर्सनालिटी अच्छी ना हो, वो बहुत लेट्स से ऐसे एक, जो लोग चाहे बहुत रन्स बनाते हो, जितने में चौके छक्के लगाते हो एंड मैच जिताते हो, लेकिन लोगों को पसंद ना हो, ऐसी पर्सनालिटी हो, मान लीजिए ऐसा हो सकता हो कोई बंदा, तो उसको एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे इतनी, क्योंकि लोग पसंद ही नहीं करते, उसकी ऐड ही नहीं बिकेगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है एक पैटर्न चले, हम वो जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो जो इकोनॉमिकली, तो वो ज़रूरी पता कहाँ से आता है, सोशोलॉजिकली। एक एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त। मान लीजिए कि मैकडोनल्ड वाले बहुत ज़्यादा मान लीजिए बीफ बर्गर बेचते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, बीफ का, ठीक है, काओ के मीट से बना हुआ जो मीट है बहुत बिकता हो फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, बहुत पैसा कमा के देता हो, क्या भारत में बिकेगा वो? नहीं, भारत का सोशोलॉजिकल सेटअप ही नहीं है बीफ खाने वाला। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं कि उनको मिल जाए तो खा लेंगे, यहाँ पे सोशोलॉजिकल सेटअप ही नहीं है। आप अपने दोस्तों से पूछ के देखिएगा जो शायद नॉन वेज खाते भी हों, तो देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड अक्रॉस रिलीजन्स, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं सिर्फ हिंदुइज्म में होता है या सिखिज्म में होता है, अक्रॉस रिलीजन्स बहुत सारे लोग, जैसे किसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पीपल आर कंफर्टेबल, अदरवाइज भारत का कल्चर ही बन गया है कि क्या कल्चर बन गया है कि बीफ की कंजम्पशन ही नहीं होती है। तो कंजम्पशन होती है तो उस पर लेट्स से कोई प्रोटेस्ट हो जाता है, कोई दुकान वगैरह तोड़ दी जाती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसी कारण से बीफ कंज्यूम ही नहीं किया जाता, कंज्यूम ही नहीं होगा। कोई बड़ी से बड़ी कंपनी चाहे जितने मर्जी बिलियन डॉलर्स कमाती है उसे भारत में नहीं लेके आती। गेटिंग इट? तो भारत में लेके नहीं आती, इकोनॉमिक्स है चल जाएंगी, लेकिन तब भी सोशोलॉजी बोल रही है नहीं चलने देंगे। गेटिंग इट? तो इसीलिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी को साथ लेकर चलना। ओके देन, तो इसलिए जब इकोनॉमी तो बोल रहे हैं वही कि एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है इकोनॉमी, तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ना कि आप कौन सी चीज़ चाहते हो खरीदना, अमेरिकन कार, जापानीज इंपोर्ट, सेम चीज़ होती है, लेट्स से जापानीज होती है, आपको लगता है बड़ी सॉलिड चीज़ निकलेगी, एंड मान लीजिए वो सेम चीज़ अगर आपको लगे कि चाइना में बनी हुई है, आपका थोड़ा विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में चाहे वो सेम क्वालिटी हो, एब्सोल्युटली सेम क्वालिटी, एंड चाहे वो पैसे भी सेम चार्ज कर रहे हो, सिर्फ स्टैंपिंग कौन सी लगी है, हमारी जो परसेप्शन डिफरेंट होनी शुरू हो जाती हैं। ओके देन, अब इसी के बाद में कि ओवरऑल की अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी फैक्टर्स को स्टडी करना, सोशल फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर है जो चीज़ों को इंपैक्ट करता है हमारे, एंड देन अकॉर्डिंगली जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि कितने, जैसे अब कल्चर्स की बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कल्चर्स की अगर हम बात करते हैं, हर एक कल्चर में सेविंग को लेकर जो सेम सी भावना नहीं होती। वेस्टर्न कल्चर में कंज्यूम करने को लेकर बहुत लोग कंफर्टेबल हैं कि जितनी सैलरी आई उतने को बहुत ज़्यादा पोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं, सेविंग वगैरह बहुत कम होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं, सेम टाइम भारत में सेविंग करने का कल्चर बहुत सॉलिड है, जो चाइना में जो सेविंग करने का कल्चर बहुत सॉलिड है, तो इसीलिए जो इनकम्स का बहुत सारा पार्ट सेव हो जाता है। तो ये अब आप कहेंगे सर ये जो चीज़ कल्चरली वेरी कर रही है कि सेविंग करनी है कि नहीं करनी है, तो ये जो कल्चर, इसका क्या कारण था? पहले मान लीजिए हमारा इतिहास भी थोड़ा ऐसे टर्मोइल से भरा हुआ है ना, स्टेबल जो सोसाइटीज़ नहीं होती वहाँ पे सेविंग की बात शुरू हो जाती है कि कुछ सेव कर लो, कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो अगर कोई किसी को बीमारी हो जाए तो बहुत खर्चा हो जाता है जेब से, तो इसलिए लोग सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जो सरकार का सपोर्ट इतना सॉलिड नहीं है अभी जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एजुकेशन को लेकर अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो सरकार का सॉलिड इतना सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए लोग चाहते हैं जैसे मान लीजिए बाहर जाके पढ़ना है, कुछ करना है, तो गेटिंग इट। तो इसलिए जो कल्चर्स के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से आपकी ये जो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं, सेविंग का जो कंजम्पशन पैटर्न, तो सब बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, अदरवाइज तो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्यों नहीं बिक रहा या क्यों बहुत ज़्यादा बिक रहा है। ओके देन,
जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं, किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, सोसाइटीज अनइक्वल हैं बहुत ज़्यादा, कहीं पे कास्ट के नाम पे बंटवारा, कहीं पे रेस के नाम पे बंटवारा, तो इसलिए कहीं ना कुछ तो चल ही रहा है। तो ये इनको स्टडी करना, इकोनॉमिकल जो कारणों को सोशोलॉजिकल स्टडी करना इंपॉर्टेंट तो है ही है, तो यही हम करने के ट्राई भी करते हैं। ओके ठीक है, तो इसलिए अब ओवरऑल आपके कहाँ कहाँ पर नज़र आता है जो इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, जहाँ कहाँ कहाँ पे आपके लगता है कि दे आर जॉइनिंग हैंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट, किस तरह की एड बनाई जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वही है कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर को दिमाग में रख के ऐड नहीं बनाएंगे तो हो सकता है बहुत सॉलिड बैकलैश हो, आपका चलता हुआ प्रोडक्ट भी फेल हो जाए। गेटिंग इट। तो लेट्स से जैसे आपको मैंने वही बीफ बर्गर की ऐड के बारे में बताया कि अगर आप ऐड में बीफ बर्गर को डाल देंगे, बोलेंगे कि हमारा बहुत, हम तो दुनिया के नंबर 1 जो प्लेयर हैं बीफ बर्गर बनाते हैं, तो मोस्ट लाइकली लोग आपका पनीर वाला बर्गर खाना भी बंद कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली दुकान पे पथराव के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है, देन एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने जो जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन में ये बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेल्थ ऑफ नेशन में, जो वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ बात करते हैं कि पूरे जैसे एक पर्टिकुलर तरह के एक समाज बनाने की, जहां पर जिसको लेसे फेयर कहा जाता है कि इंटरफेरेंस नहीं चाहिए जो किसी इंसान को सरकार से बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर जैसे इंसान चाहता है स्कूटर बनाना, उसको स्कूटर बनाने दिया जाए, कोई चाहता है कार बनाना, उसको कार बनाने दिया जाए, उसको लगता है कि अगर वो बेच पाएगा तो उसको बनाने दो, है ना, उसको रोक क्यों रहे हो। इंटरफेरेंस नहीं चाहिए बहुत सारी। तो लेसे फेयर की जो उन्होंने बात कही थी कि इकोनॉमिक्स तब चलेंगी जब बढ़िया एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां पर सोसाइटी में लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोसेस के साथ, जहां सरकारें इंटरफेयर नहीं करेंगी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्रिएशन के साथ, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो इसीलिए जो एडम स्मिथ भी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्लेयर जो सोसाइटी एंड इकोनॉमी को साथ लेके चलना चाहते हैं। एंड देन पियर बोर्दो, हमने बात भी की थी पियर बोर्दो की शुरू में, कि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स जब आप कह रहे हैं अच्छा एक किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होती है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आया, तो कहते हैं क्या आपने कभी कॉस्ट में कभी आपने वो चीज़ें शामिल की हैं, क्राइम, सुसाइड वगैरह। कहते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको शायद एग्जांपल लिया था कि कॉफ़ी अगर मुझे प्रोड्यूस करनी है, तो कॉफ़ी पी रहा हूँ बैठ के मैं अमेरिका में, तो कॉफ़ी कहाँ से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है। अफ्रीका से आ रही है, वहाँ पर तो लोगों को अच्छा वहाँ पे क्या सर चल रही है दिक्कत, वहाँ पे सर लोगों को सैलरी वगैरह बहुत कम मिल रही है, काम ज़्यादा करते हैं, 12 घंटे करते हैं लेकिन सैलरी बहुत ही कम मिलती है। अमेरिका में इतना काम करते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो सर ये ओके, तो अच्छा कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको गोली भी मार सकते हैं, गोली मार देते हैं। तो इतने सारे जो मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रीज की बात आती है जो चाइना में बनते हैं, इवन बांग्लादेश में बनते हैं, इवन इंडिया में बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, वो वाले कपड़ों में लोगों को सैलरीज बहुत ही कम दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत कम सैलरी दी जा रही है, जो लॉज की रूल्स की वायलेशन हो रही है, तो उसके कारण जो क्राइम बढ़ता है। क्योंकि देखो मान लो कि आप ऐसे एक समाज में रहते हो जहाँ पर आपको जो काम करते हो बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन आपका बॉस या फिर आपके जो आसपास के लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, बड़े बड़े बंगले घर बना लिए, तो आपको वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट हो जाएगी कि ये क्या है, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो क्राइम बढ़ेगा, सुसाइड भी बढ़ेंगे, लोगों को लगेगा कुछ फ़ायदा तो है नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूँ, हमेशा गरीब रहूँगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बेयर पॉर्दो कि आप इन कॉस्ट को शामिल करते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाए कि थोड़ा सोशोलॉजिकल जो कॉस्ट आ रही है उसको भी शामिल करो अपने प्रोडक्ट में। तो दोस्तों इसका ना, इसकी मुहिम का ना बहुत ज़्यादा जो जोर पकड़ती है, तो काम क्या होता है, तो इस पर्टिकुलर मुहिम के कारण क्या होता है, जैसे ना जैसे एक बीच में वो चली थी मुहिम कि जो ये भी मोबाइल फ़ोन या कपड़े बनाए जा रहे हैं, ये स्वेट शॉप्स में बनाए जा रहे हैं। नाम क्या रखते हैं वो, स्वेट शॉप्स। स्वेट शॉप्स का मतलब ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पर मतलब बहुत ही बुरे हालात हैं काम करने के। जब लेकिन एडिडास अपने के पर इल्ज़ाम लगा था कि वो अपनी फैक्ट्री चलाता है, वहाँ बच्चों को एम्प्लॉय करता है, और उसके बाद बहुत कम सैलरी में पैसे बच्चे काम करते हैं, और इतनी बुरी कंडीशंस हैं वहाँ पे, बस पसीना ही पसीना, ऐसे वाली जो बात करें, एक बांग्लादेश की बात शुरू हुई थी फैक्ट्री की, स्वेट शॉप नाम दिया गया कि स्वेट शॉप चलाई जा रही हैं जिससे एडिडास अपने प्रोडक्ट बनवाता है इतने सस्ते में और इतना महंगा बेचता है। तो ये बात शुरू हुई तो उसके कारण जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू हो गया यूएस में। तो एडिडास, नाइकी वगैरह को अपनी जो सफाई देनी पड़ी थी कि हम ऐसा नहीं करते, या करते हैं तो हमने बंद कर दिया, जो भी उनकी सफाई थी। तो ओवरऑल हम सिर्फ ये जो किताबी बातें नहीं पढ़ रहे, पियर बोर्दो ने कहा, तो पियर बोर्दो की बात कहने के बाद अखबारों में पब्लिश हुई होगी तो लोगों ने पढ़ी होगी, जो पढ़ी होगी लोगों में मुहिम चली, एंड बड़ी बड़ी कंपनियां हिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम थोड़ा जो पढ़ें उसको उसको खुले दिमाग से भी देख के चलें कि दुनिया में चीज़ें बदलने के लिए पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अदरवाइज दुनिया चली रही है। द पॉइंट इज टू मेक अ चेंज इन इट, द पॉइंट इज टू चेंज इट। ओके ठीक है, नील्स मेल्सर।
नील्स मेल्सर भी कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो सोशोलॉजी है वो वहाँ पर अगर देखें इंडस्ट्रीज में क्या क्या चलता है, कि कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, कि क्या वर्कर्स के पास कोई हक है अपनी बात मनवाने का, तो या फिर वर्कर्स सिर्फ वहाँ पर जाते हैं, बॉस की बात सुनते हैं, डांट खाते वापस आ जाते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे सब चीज़ों को समझेंगे हम तो ही हम आज की सोसाइटी को जो सोशोलॉजी को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए वो बहुत फेवर करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, हम अपने आंसर को बेहतर कैसे बनाएं उसकी बात हो रही है। ओके, देन जो यहाँ पे जो आप कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए, बस मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लगा दिए कि कौन से इंसान ने कौन सी जगह पर सोशोलॉजी में इको को यूज़ किया एंड वाइसे वर्सा, है ना। तो यहाँ पर जैसे अब ये है कि जो जो एडम लो हैं पर्टिकुलर लिखते हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी किताब लिखते हैं कि कैसे जो लॉज ऑफ मार्केट एंड मोबिलिटी जो 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 फैक्टर्स हैं, मोबिलिटी फैक्टर्स मतलब कि कैसे कौन सी जगह पर आप फैक्ट्री लगाएं जहाँ फ़ायदा होता है, नहीं होता, ज्योग्राफी का टॉपिक भी होता है। मैं आपको इसके बारे में क्विक एक ब्रीफ देता हूँ कि आप कहेंगे सर बात समझ नहीं आई। तो क्विक ब्रीफ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कॉटन की कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, आप किसान से कॉटन खरीदेंगे एंड उस कॉटन को खरीद के शर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको फैक्ट्री कॉटन फार्मर जहाँ पे हैं उसके आसपास लगानी चाहिए या फिर जहाँ पर लोग कॉटन की शर्ट के कपड़े पहनते हैं वहाँ लगानी चाहिए। पॉइंट इज कि जहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ फैक्ट्री लगाई जाए कॉटन शर्ट बनाने वाली, या फिर जहाँ पर आपका कंज्यूमर रहता है वहाँ लगाई जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है कि हम जो अपनी जो जो लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज कहाँ रखें। ओके, तो अब यहाँ पर ना कॉटन शर्ट की अगर फैक्ट्री की बात करें तो कॉटन का जो जो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें कॉटन उगती है उसको कॉटन बॉल बोलते हैं, BOLL, ठीक है, बॉल बोलते हैं। तो उसमें से कॉटन जब आपको निकालनी होती है, ऊपर कॉटन थोड़ी सी लगी होती है, नीचे वो नीचे वाला जो होता है वो हरा हरा सा, उसको निकाल के फेंक देते हैं। मान लीजिए अगर वो 100 ग्राम का था एक फूल, तो उसमें से बहुत सारा निकल जाएगा, सिर्फ 20-30 ग्राम कॉटन ही बाहर आती है, जितनी भी आती है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं तो ऐसे गेस कर रहा हूँ, है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो 20-30 ग्राम कॉटन बाहर आई, बाकी सब फेंक दिया आपने, ठीक है। उसके बाद उसमें सफाई वगैरह होगी और पतला हो जाएगा, कपड़ा वगैरह होगा और हल्का हो जाएगा, गेटिंग इट। तो ये इसको हम बोलते हैं वेट लॉस इंडस्ट्री, इट्स अ वेट लॉस इंडस्ट्री। कि अगर आपको बहुत सारी कॉटन बॉल ट्रांसफर करनी हो अगर, तो आप चाहेंगे कि सर नज़दीक से नज़दीक ट्रांसफर करा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो एक्स्ट्रा जो वेस्टेज होनी है, जो एक्स्ट्रा जो हरा हरा लगा हुआ वो निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली कॉटन जो है वो तो बहुत कम निकलेगी, इसलिए आप इसको जो नज़दीक ही रखिए जहां पर आपने सामान को या कॉटन में से फैब्रिक बनाना है, कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो उसको नज़दीक रखिए, रॉ मटेरियल के पास ही रखिए। ओके, अब मान लीजिए आपकी ऐसी ऐसी भी हो सकती है जो कोई ऐसी चीज़ जिसमें वेट गेन होता हो, कि जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जा रहा है वेट बढ़ता जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली या फिर आप जिसको उसको अपने कंज्यूमर के पास रखिए, ठीक है, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा, जहां पे कंज्यूमर है बस सीधा शिप कर दिया, पकड़ा दिया, ठीक है। वेट गेन वेट लॉस दोनों तरह से चल सकते हैं, इसको इमेजिन करना कि कैसे वेरियस फैक्टर्स हैं। देन आजकल IT आ गया, IT कहीं भी हो सकता है सर, ना तो कंज्यूमर के पास की कोई खास रिक्वायरमेंट है ना ही रॉ मटेरियल, तो लेकिन इसके लिए फैक्टर क्या आ जाता है, फैक्टर क्या, जहां पर आपको रिसोर्स मिल जाए, मान लीजिए इंजीनियर्स मिल जाए जहां पर, या फिर जैसे आपके क्लाइंट्स के लिए आना आसान हो, एयरपोर्ट वगैरह हो आसपास। तो गेटिंग इट फैक्टर्स हैं, आप इसको और बेहतर तरह से पढ़ना, मैं तो आपको बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। एंड हो सकता है मैंने कुछ ऊपर नीचे भी बोल दिया हो, ज्योग्राफी में आप टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे और समझ आएगा। मैं आई जस्ट वांटेड टू मे बी टेल यू अ ब्रीफ पॉइंट कि कैसे जो जो वेरियस सामाजिक फैक्टर की जहाँ पे कॉटन की जो लोग कपड़े पहनते हैं उसके आसपास फैक्ट्री बनाऊं, या फिर जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होती है वहाँ पे फैक्ट्री लगाऊं। तो अकॉर्डिंगली दीज आर सम थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। ओके, ठीक है। तो जैसे ऐसे फ्रांसवा सिमियान भी आते हैं, एंड ये भी क्या बोलते हैं कि ओवरऑल जैसे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे जो समाज को इम्पैक्ट करते हैं, ये सर करते हैं। एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, कि कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं। लेट्स से कि आप बोलते हैं कि सर आज 1950s में हमने सोचा कि हम प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन का दोस्तों मतलब क्या था, शायद आपने अभी इतना नहीं पता होगा, आपने अभी UPSC की पढ़ाई शुरू की है। तो प्लानिंग कमीशन में सरकार बताती थी कि हमें कितना सामान बनाना चाहिए, कौन सी फैक्ट्री बनाएगी। एक तरह से लाइसेंस भी मिलता था, एंड उसका लाइसेंस के बियॉन्ड आपको लगता है, मान लीजिए स्कूटर बनाने की आपको 5000 स्कूटर बनाने की आपको इजाजत मिली, 5000 एक स्कूटर की डिमांड आ जाएगी तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ताकि था कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए, कोई बहुत अमीर ना हो जाए, देश का इक्वल सी ग्रोथ हो, बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन देश की ग्रोथ रुकी रही बहुत टाइम। ओके, तो उसके बाद लेकिन उसके कारण हुआ क्या कि देश जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स लगाए, उसके कारण देश की जो सोसाइटी थी इम्पैक्ट तो हो ही रही थी। तो इसीलिए जैसे जब वो बदला हटा सिस्टम 90s में जाके हटा, तो उसके बाद देश में एकदम रैपिड ग्रोथ नजर आती है, सोसाइटी बदलती है, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस बदली, इकोनॉमिक फैक्टर्स बदले, सोसाइटी भी बदलती है। तो ये पॉइंट है। ओके, देन वेबर का पढ़ते हैं, पॉलिटिकल जो हमारा जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वहाँ पर वही बताते हैं कि पर्टिकुलर किसी धर्म की ज़्यादा एफिनिटी, ज़्यादा लगाव होता है
कैपिटलिज्म की तरफ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, किसी किसी का नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो कहते हैं जैसे हिंदुइज्म है वो मोक्ष की बात करता है, वेबर लिखते हैं किताब में अपनी, हिंदुइज्म मोक्ष कर्म की बात करता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इस जन्म की प्रॉस्पेरिटी को लेकर लोग बहुत ड्रिवन नहीं है, तो वहां पे कभी कैपिटलिस्टिक थॉट आना मुश्किल है। तो वेबर लिखते हैं, वो कहते हैं लेकिन किसी किसी धर्म में ज्यादा टेंडेंसी है, प्रोटेस्टेंट्स हैं जैसे जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है उनमें ज्यादा टेंडेंसी है, उसमें कैपिटलिज्म ज्यादा आएगा। एंड वो प्रूव कर देते हैं कि इसीलिए जो मॉडर्न डे कैपिटलिस्ट है वो ज्यादा कौन है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए प्रूव करते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया स्टडी मानी जाती है। ओके, देन कार्ल मार्क्स है, वो कह रहे हैं कि समाज को तो चला ही इकोनॉमी रही है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कि सब कुछ ही इकोनॉमी डिटर्मिन कर रही है। तो ये सब कुछ बस ये बात क्या कर रहे हैं, एक हम एग्जांपल देना चाहते हैं, तो क्विक एग्जांपल देखेंगे, एक बार पीछे हमने भी देखे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं। एडम स्मिथ ने भी कुछ कहा, पियर बोर्दो, नील्स मेल्सर, एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा हमने, जो लो बताते हैं सिमियान, वेबर, मार्क्स, गेटिंग इट। तो सोशल एंड इकोनॉमी का जो गोल्डथॉर्प, वेबलन, जो अल्फ्रेड मार्शन, थॉमस पिकेटी, क्विक मैं आपको बताऊंगा, मैं आई विल नॉट रियली, आई जस्ट डोंट वांट टू लीव इट लाइक दिस, तो सुन लो, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है प्लीज। अगर आपको लग रहा है ना कि सर आप एक एक शब्द बताना शुरू कर देते हो, तो 2 मिनट सुन लोगे ना तो याद रहेगा, बस मेरा ये पॉइंट है, आज के 2 मिनट, लेकिन लेटर ऑन के माइट रियली कन्वर्ट टू 2 मार्क्स। ओके, तो जो अब यहाँ पर है, जो गोल्डथॉर्प एंड वेबलन है, वेबलन ने ना आइडिया भी वैसे जो ब्रॉडर जो आइडिया क्या दिया था, कि जैसे उनका आइडिया है कि ना जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एंड रादर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है ओवरऑल, वो साइंस जो भी आपकी, वो आपके समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, ठीक है। जो भी आपके, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फोन, आईटी के आने से हमारे जो लोगों के पर्टिकुलर हम देखें कि हमें पता लगता है कि अच्छा उस जगह पे क्या हो रहा है, या फिर कौन सी न्यूज घटी, क्या नहीं हुआ, समाज तो बहुत ज्यादा एक तरह से मोबाइल हो गया। मोबाइल मतलब एक तरह से हमें बहुत रैपिडली चीजों का पता लगता है, न्यूज होती है 10 मिनट के अंदर पूरे देश को बात पता होती है वो वाली, तो इसलिए स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह बहुत रैपिडली बदली, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता, कबूतर से जा रहा होता मैसेज, तो शायद लोगों को पता ना चलता, लोग इतने अवेयर ना होते, हमारे वोटिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए बस पॉइंट ये है कि जब टेक्नोलॉजी समाज में जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है, समाज का गठन है, समाज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बदलता जाता है, यही पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर वही है कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल जो भी है हमारे पास, वो समाज को इम्पैक्ट करेगी। टेक्नोलॉजी वगैरह किससे, किस पे इम्पैक्ट रहेगी, किस पे डिपेंडेंट रहेगी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन पर। फायदा नहीं होगा किसी किसी टेक्नोलॉजिस्ट को, तो शायद वो टेक्नोलॉजी बनाए भी ना। ओके, अल्फ्रेड मार्शल है, दो जो पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर के बाद जो जिन्होंने मार्शल प्लान भी दिया कि कैसे हम यूएसए में थे, कि कैसे अब हम वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को दोबारा बनाते हैं, यूरोप बर्बाद हो चुका है, तो मार्शल प्लान दिया, उन्होंने बोला कि थोड़ा हमें मदद करनी होगी, समाज का गठन, अगर तो अच्छे समाज का गठन तभी होगा जब सभी लोग प्रॉस्परस होंगे, अगर कोई अमीर कोई गरीब रह गया फिर से क्या लड़ाई होने वाली है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यही हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी थी, बहुत डेट के नीचे दबा दिया था, तो जर्मनी को लगा कि और नहीं अन्याय सह होता, हिटलर का राइज हुआ, हिटलर ने कहा मैं आपको सारे जो अन्याय हुए इनसे मुक्ति दिलाऊंगा, एंड हम जो जमीन भी लूज कर दिए वो भी सब हड़पेंगे, वापस जाएंगे। तो हिटलर का राइज होता है, जनता सपोर्ट करती है, यस हेल हिटलर, हेल हिटलर, हिटलर। तो और अच्छे दिन की वापसी के चक्कर में हिटलर जी वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल इसीलिए कहते हैं कि सर ऐसे गलती दोबारा ना की जाए, हमें अच्छे समाज की गठन करना है, तो हमें इनइक्वालिटी खत्म करनी होगी। इसलिए यूएस को बोलते हैं कि भर भर के पैसा दो, आपने बहुत अमीर हो गए वर्ल्ड वॉर से, बहुत पैसा कमा लिया आपने, ठीक है, तो इसीलिए अब पैसा दो, यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली रिकंस्ट्रक्टेड यूरोप ही दुनिया के फेवर में है, अदरवाइज फिर से तबाही देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, तो पॉइंट के इकोनॉमिक्स से हम अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थॉमस पिकेटी ये लेटेस्ट फिलोसोफर हैं, अभी एक्टिव हैं, फ्रांस में पढ़ाते भी हैं, एंड इनको मॉडर्न डे कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि सर जो आजकल का जो कैपिटलिज्म है वो ग्रेट ग्रेव लेवल की इनइक्वालिटी कॉज करता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब हैं वो बेचारे पिछड़े पीछे पीछे आते जा रहे हैं। तो इसे थॉमस पिकेटी इसका एविडेंस देते हैं, किताब भी लिखते हैं, मोटी सी इतनी मोटी किताब है, तो उस पर हम कुछ पॉइंट जैसे जैसे हम भी पढ़ते जाते हैं, हम भी देखते जाते हैं नई नई चीज़ें, ह्यूमंगस टेक्स्ट फुल ऑफ लॉट ऑफ डेटा, हमारे काम की नहीं है सच, तो उसमें से निकाल के हम अपनी वैल्यू एडिशन में डालते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो लेक्चर्स में डालते रहते हैं। तो पॉइंट इज थॉमस पिकेटी जब कह रहे हैं कि सर कि हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ने सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी है, ठीक है, इंटरमिंगलिंग देखिए, यही करना में एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम्पल अपना पॉइंट प्रूव कराना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा कि एग्जाम्पल को उसकी महत्व समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वंस अगेन मैं ये एग्जाम्पल शायद पूरे जो कोर्स के अंत तक 2500 बार ले चुका हूँ, लेकिन प्लीज बियर विद मी। यहाँ पर जो पॉइंट है कि पॉइंट इज वेरी सिंपल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ सर कि कितने घंटे पढ़ें, मैं बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ लो,
तो कहेंगे सर 8 घंटे पढ़ लें, शायद आपके कान पे जू भी ना रहेंगे। मैं बोलूँ कि जैसे ही मैं मोमेंट आई से कि सृष्टि देशमुख 8 घंटे पढ़ती थी, तो आप कहेंगे अच्छा सृष्टि 8 घंटे पढ़ती थी, मुझे भी रैंक 5 चाहिए। ओके, द मोमेंट आई से कि ओके वो वाला स्टूडेंट जिसका रैंक 2 आया, वो रैंक 2 वाला स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता था, आप कहेंगे वो 10 घंटे पढ़ता था वो। ओके ठीक है, जिसका रैंक 13 आया वो वाला स्टूडेंट 11 घंटे पढ़ता था। ऑटोमेटिकली योर ऑल ईयर्स आप चाहते हैं सुनना, सर कैसे कैसे सर, 11 घंटे में क्या, 10 घंटे में क्या, 8 घंटे में क्या, देन यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, गेटिंग इट। तो जैसे ही मोमेंट आई स्टार्ट कोटिंग यू एग्जांपल ऑफ एन एस्पिरेंट जो कि कामयाब हो गया, जिसने रैंक निकाल दिया, आप सुनना शुरू करते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो करते नहीं कि समाज में इनइक्वालिटी आ गई, समाज में ये हो गया। मोमेंट आप एग्जामिनर को बोलेंगे सर थॉमस पिकेटी कह रहा है इनइक्वालिटी आ गई, तो एग्जामिनर कहेगा ओ अच्छा बात थोड़ी जो अच्छी कर रहे हो, थॉमस पिकेटी इस किताब में लिख रहे हैं सर ये वाली इनइक्वालिटी आ गई, तो अब बात सुन रहे हो। सर वेबलन ने कहा था, सर गोल्डथॉर्प ने कहा था कि जैसे जैसे साइंस के जो आगे प्रोग्रेस होती है एंड अकॉर्डिंगली समाज का कल्चर बदलता है, तो ओ नाउ दिस स्टूडेंट इज मेकिंग सम सेंस, गेटिंग इट। मोमेंट यू स्टार्ट कोटिंग एग्जांपल्स, एग्जामिनर आपकी बात मानना शुरू कर देगा, सुनना शुरू कर देगा, गेटिंग इट। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है हमने, तभी मैं आपको एग्जांपल पेलने की बात कर रहा हूँ कि और लिखो और लिखो और लिखो, नंबर निकालने दोस्तों में, और हमारा कुछ पर्पज ही नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी यूज में माइकल मान ने यूज किया कि कैसे हमारी आज की सोसाइटीज तो हमें इकोनॉमी के जैसे नजर आती है कि भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो भारत एक कंट्री भी तो है, कंट्री के जो पहले हमें इकोनॉमी नजर आती है। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, चाइना कहाँ कहाँ बाउंड्री है, कितना एरिया है, शायद किसी को ना पता हो, ठीक है, लेकिन चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी ये है, ये सबको पता होता है, गेटिंग इट। तो इसलिए माइकल मान क्या बोलते हैं सर, सोसाइटीज इकोनॉमीज के जैसे इमेजिन होती हैं आजकल, सोसाइटी कैसी है कैसे नहीं, तो बहुत कम लोग चाहते हैं जानना। एंड देन फेमिनिस्ट कहते हैं कि सर ये अब ये वर्ड्स हैं, थोड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, हम बार बार पढ़ेंगे इनको। फेमिनिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि सर औरतों के साथ अन्याय होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो इकोनॉमी ही है जो हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। ग्लास सीलिंग मतलब औरत एक लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाती, उसको लग रहा है कि अरे मैं टॉप पे सीईओ नहीं बन पा रही, सीईओ नहीं बन पा रही, क्यों नहीं? क्योंकि समाज में गठन ही ऐसा है कि नहीं टॉप पे नहीं वुमेन को बिठाना चाहिए, कि वुमेन को कभी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अनअवेलेबल हो जाएंगी, बच्चा वगैरह बीमार हो जाता है तो सबसे पहले मम्मी कहती हैं कि अरे मैं छुट्टी ले रही हूँ, तो ऐसे कहते नहीं नहीं हमने विमेन सीईओ नहीं बनाना है ना। ये इतना ज़्यादा ट्रेंड है, आप टॉप 500 कंपनीज देखिए, उसमें शायद मुट्ठी भर आपको 50 भी नहीं मिलेंगे, 50 तो बड़ा नंबर बोल दिया मैंने, 25 भी ऐसी कंपनीज नहीं होंगी जो शायद विमेन जहाँ पर हेड होंगी। तो ऐसा नजर आता है कि इतनी टैलेंटेड औरतें थी, लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही। जैसे मान लीजिए कोई शीशे की एक दीवार लगी हो, उसके ऊपर औरतों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ग्लास की एक सीलिंग लगी हो, एक ग्लास की एक छत लगी हो, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे। देन पिंक कॉलर जॉब्स, जैसे ना व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जैसे आईटी कंपनियों वाली एसी के नीचे बैठ के, ब्लू कॉलर मशीनों पे काम करने वाले, ऐसे ही टर्म दी गई पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर मतलब कि ऐसे लग रहा है कि ये औरतों को ही के लिए जॉब बनाई गई है, एंड इनमें इज्जत भी कम है, इनमें सैलरी भी कम है, समाज इनको इज्जत भी कम करता है, समाज इनको सैलरी भी कम देता है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई हैं, जो लड़कियां बैठा दी गई हैं, वहां पे लड़के बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको, लड़कियां बैठी हुई हैं, एंड सीडब्ल्यू मिल्स क्या बोलते हैं, विद अ फेक स्माइल। सीडब्ल्यू मिल बोलते हैं फेक स्माइल, सामने वाला जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन स्माइल कर रहे हो, वेलकम सर, हेलो सर, कैसा लगा सर, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, एंड विमेन को वहां बिठा दिया, प्लीजिंग पर्सनालिटी की तरह से बिठा दिया ताकि प्रोडक्ट बिके, गेटिंग इट। तो इसीलिए ये जो क्या है पिंक कॉलर जॉब्स, वहां पर अब वहां पर लड़के के बैठने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं कॉलिंग टीम्स में एंड फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस में। इनफैक्ट टीचर्स में जो लोअर लेवल टीचर्स हैं, जैसे लोअर लेवल का मतलब है कि पहली दूसरी नर्सरी टाइप की, वहां पे मेल टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां पे जाना भी नहीं चाहते, ऐसी टेंडेंसी होगी समाज की। तो यही सब कुछ हमने नोटिस करना है, हमने पढ़ना है। ओके, देन अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ऐसा घर पे तो जो लड़के भी काम करते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा, लेकिन बहुत कम करते हैं। कंपेयर किया जाए तो एक जो स्टडी है यूएन विमेन की, यूएन विमेन बताते हैं हमें, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि 78% मतलब मान के चलो आप 80% के आसपास जो काम है घर में हो रहा है वो विमेन द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो आपकी मम्मी कर रही है, चाहे आपकी बहन कर रही है, दादी कर रही है, नानी कर रही है, जो भी आपकी वाइफ कर रही है। तो 80% के आसपास घर में जो काम हो रहा है, चाहे वो जो तकिया उठा के, या फिर आपकी जो चादर सेट करना, या फिर घर में बर्तन मांजने से लेकर झाड़ू लगाने से लेकर जो भी काम हो रहा है आपका, वो विमेन कर रही है। डोमेस्टिक वर्क, उसमें मेन की कंट्रीब्यूशन बहुत ही मिनिमल है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज इट इज अनपेड है।
पैसे मिलते होते ना उसकी, तो वुमेन की इज्जत बढ़ जाती। तो हमें मुहिम चलनी शुरू हुई थी कि ना कि घर के काम की भी तनख्वाह होनी चाहिए, मैंडेटरी, पैसे देने ही देने आपने, ठीक है। तो क्योंकि आप छोटे से छोटा काम बाहर करके आते हो, 4 पैसे कमा के लाते हो, तो ऑटोमेटिकली घर में इज्जत बढ़नी शुरू हो जाती है आपकी। आप बोलो ना कि मैं 8,000 कमा के लाया, मैं 5,000 कमा के लाया, मैं 50,000 कमा के लाया, तो ऑटोमेटिकली इज्जत बढ़ रही है आपकी। लेकिन घर पे बैठ के आपने 8 घंटे काम किया, आपको कोई इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो तो करना ही था, और नहीं कर, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, गेटिंग इट। इसीलिए ना जो मॉडर्न डे की जो डिस्कशंस हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंगली वो काफी लिबरेटिंग डिस्कशंस हो सकती हैं लेटर ऑन। ओके, देन इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपकी है कि अच्छा सरकारें बनती हैं, घोषित करती हैं कि हम महंगाई के लिए क्या करेंगे। महंगाई से ना जो मेल इतना प्रभावित नहीं होते, इतना फीमेल होती हैं ये, क्योंकि मोस्टली जैसे घर में जैसे चूल्हे चौके पे काम करना है, या फिर जैसे जो सब्जियां लेकर आनी है वो महंगी होती है ना, घर में जो वुमेन है दे गेट वेरी डिस्ट्रेस्ड, बहुत परेशान हो जाती हैं। इसलिए सरकारें अब क्या करती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को उन्होंने क्या बना दिया, डेवलपमेंटल पॉलिसी बना दी है कि हम महंगाई रोकेंगे, हम औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जॉब दिलाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे, एंड मनरेगा लाइक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनती जा रही हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में स्ट्रेट अवे आप बोलते हैं ना कि हम इंडस्ट्री के लिए इतना लाख करोड़ देंगे, वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाला उसको, उस पर आपको किस पे वोट मिलेगा कि हम वुमेन को क्या सब्सिडी दे सकते हैं, या हम वुमेन के ओरिएंटेड क्या स्कीम ला सकते हैं, कि हम उनको कैसे एंटरप्रेन्योर बनाया जाए उनको। ऐसी स्कीम जो है दे आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट एंड रादर मोर फेमस, ठीक है। तो इसीलिए सब चीज़ें जो फेमिनिस्ट के जो हम आर्टिकल्स हम या फिर जो हमको पॉइंट नोट करते हैं, हमें और नोट करने, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने देखा अभी। ओके, गेटिंग इट। ओके, चलिए सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस पे चलते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, आप भी ब्रेक लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रेक पी लिया, मैंने चाय भी पी ली है, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा। तो इसीलिए आप अगर पढ़ रहे हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाफ एन आवर समथिंग समथिंग बीत चुका है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स, ठीक है। तो ब्रेक लोगे, थोड़ा सा उठ जाओगे, उठ के थोड़ा सा ऐसे मे बी अगर थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लो, जो भी कर लो, थोड़ा रिटेंशन बनी रहेगी ना, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, थोड़ा रिटेंशन भी बनी रहे। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ना, जैसे आप जो शुरुआत में ही अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए सोशो पॉल साइंस कंपेयर की जाए, तो आप ना इसमें शुरुआत में ही देख सकते हैं कि सर जो सोशो का जन्म हुआ है ना, वो जन्म ही पॉलिटिकल साइंस से हुआ। कैसे? पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था फ्रांस में, एंड वहाँ पे राजा को हटाने की बात हो रही थी, तो ओवरऑल इतना वहाँ पे टर्मोइल था, लोगों को लगा हमें एक अलग साइंस चाहिए, सोशल साइंस, एक हमने सोशोलॉजी नामक एक चीज़ को जन्म दिया। तो इसलिए बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाती है आंसर की हमारी, कि जो सोशो का जन्म ही है वही एक पॉलिटिकल अपहीवल में हुआ। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस से जब हम इटसेल्फ हम जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम चाहते हैं पढ़ना थियोरीज, बहुत सारी पॉलिटिकल थियोरीज की चीज़ें, कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे बनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स में रूल कैसे किया जाता है, किसी पे रूल कैसे करें, एटसेट्रा, रूल कोई क्यों करता है, एंड सोसाइटी कैसे मोबिलाइज होती है नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज़ें, एंड गवर्नमेंट्स जो ऑपरेशन के, पॉलिटिकल बिहेवियर, कोई इंसान पॉलिटिकली कैसे बिहेव करता है, एंड जो लॉ क्या कहता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो वाली सब चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल बिहेवियर, कि हम वोट कैसे करते हैं, कि वोट के लिए लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जाता है, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो बिहेवियरल चीज़ें हैं, समाज कैसे ऑपरेट करता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो वो चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ओवरलैप करती हैं। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों का जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या है, कि सोशो का जो फोकस है वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इम्पैक्ट करता है बाकी इंस्टीट्यूशंस को, कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे विमेन को एम्पावर करेगा, कैसे वेरियस कास्ट की बात करेगा, क्या हम जो पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विमेन की कुछ बात है भी है कि नहीं, कैसे बहुत सारे संगठन क्या अपनी बात मनवा सकते हैं, कि मान लीजिए मेरे कोई सरकार नहीं बनाई, लेकिन हम सब टीचर्स इकट्ठे हो जाएं, हम सब यूट्यूब वाले इकट्ठे हो जाएं, आप सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ, क्या सरकारें पॉलिसी बदलती हैं। तो ये सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोशोलॉजी में थोड़ा जो पॉलिटिकल जो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, जबकि जो पॉलिटिकल साइंस खुद होती है वो इतनी ज़्यादा इसको बात को अटेंशन ना देते हुए वेरियस अदर चीज़ों पे जो करती है, बात करती है, कि जो प्लेटो ने अगर पर्टिकुलरली जो किसी अगर सिस्टम की बात करी, तो वो सिस्टम में कि राजा को बेस्ट कैसे गवर्न करना चाहिए, और राजा कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा जो एक इस तरह की कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के टाइप क्या क्या होती हैं, ऐसे वो जो ब्रॉडर थियोरी वाले पार्ट पर डील करते हैं हम, जबकि सोसाइटल पार्ट पर डील करते हैं कि सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वही सेम एग्जांपल्स कार्ल मार्क्स ने यूज़ किया, कि कैसे सोशोलॉजी है वो हमारे पॉलिटिकल चेंज ला सकती है। वो कह रहे हैं कि हम जो सिस्टम को बदलेंगे, कैपिटलिज्म जाएगा तो कम्युनिज्म आएगा। वेबर कह रहे हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स या फिर पूरे सिस्टम को बेहतर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी बना सकते हैं, पावर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, है ना। ये चैप्टर हम 4 में देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जो वेबर एक्सप्लेन करेंगे हमें। परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट माइकल्स,
ये बताते हैं कैसे सिर्फ कुछ ही लोग हैं, कुछ चाहे वो एलिट्स हों जैसे भी, ये कुछ ही लोग हैं, ये रूल करते हैं ओलिगार्की। ठीक है, अगर हम बहुत सारे बंदों का रूल बोलते हैं कि आप सब मैं हम सब मिलके वोट कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं हमारे जो जो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारी वोट मैटर्स, तो हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ अलॉट है ना काफ़ी सारे बंदों का। लेकिन बोले कि नहीं सर, इलेक्ट होके तो कुछ लोग ही गए ना वहाँ पर, जो आपका प्रतिनिधि है क्या आपसे पूछने आता है कि अच्छा इस बिल पे मैं क्या वोट करूं, वो खुद से वोट कर देता है। एंड देन उसके बाद तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो उनके पार्टी हाई कमांड ने बोला होता है इस पे हमें ऐसे वोट करना है, इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट, वैसे ही करते हैं। तो वो पार्टी हाई कमांड के लोग तो और भी बहुत कम रह गए। इतनी बड़ी देश की आबादी 140 करोड़ लोग, तो शायद लेकिन 14-15 लोग ही हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते रहते हैं, पूरे सिस्टम को दिशा देते रहते हैं, गवर्न करते रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना बताते रहते हैं। तो 140 करोड़ में 14-15 लोग, तो वो कह रहे हैं इसीलिए जो परेटो, माइकल्स एंड जो इवन मॉस्का, ये सब क्या कहते हैं, ओलिगार्की, सिर्फ मुट्ठी भर कुछ लोग ही हैं जो पूरा सिस्टम जो गवर्न करते हैं, पूरे सिस्टम को चलाते हैं। एंड देन CW मिल्स वो कह रहे हैं कि सर एलीट थ्योरीज को मॉडर्न डे में समझाते हैं कि मॉडर्न एलीट्स कौन से हैं, डेमोक्रेसी वगैरह पर ये बहुत लिखते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में अगेन जो सोचो की बात होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज़ किए ना, ये हमें सभी सिस्टम हमें बताने पड़ेंगे, हमें एग्जांपल्स हैं सभी, बस लगा के रखें, वो जितनी याद हो जाए आपके खुद के एग्जांपल निकल के आएंगे। सिलेबस कवर करते जाओगे तो सिलेबस कवर करते करते यू विल कीप रियलाइजिंग कि हमें नई नई एग्जांपल्स यहाँ मिलते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पार्सन्स का पढ़ेंगे कि AGIL सिस्टम में जो हमारे पास जो G है, गोल है ना, जैसे अडाप्टेबिलिटी, गोल, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, जो गोल है यहाँ पे लिख के रखना आप। ठीक है, अभी शायद समझ नहीं आएगा। गोल पॉलिटिक्स हमें प्रोवाइड करता है। डिपेंडेंसी थ्योरी चैप्टर 10 में जाकर देखेंगे, है ना, एक तरह से नोट्स के लिए फॉर द सेक ऑफ नोट्स हमें यहाँ बना के रखना पड़ेगा। तो वही मेरा अटेम्प्ट भी है अभी कि हम कम से कम हम ये गोल्स वगैरह जो भी बातें लिख रहे हैं अभी, चाहे आपको समझ नहीं आए, जो भी हमें नोट्स बना के रखें। तो डिपेंडेंसी थ्योरीज वगैरह जितनी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कैसे डिपेंडेंट है, जैसे ना सबसे सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन हम आज भी अंग्रेजों पर डिपेंडेंट हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वैक्सीन बननी थी, हमने यहाँ पर वैक्सीन की हमने जो उसको हम बोले मास प्रोडक्शन कर दी, लेकिन वैक्सीन जो पहली बार बननी थी वो तो किसी डेवलप कंट्री में बनी, हम तो नहीं बना पाए, डिपेंडेंट थे। अगर वो बोलते थे कि हमने नहीं बनानी नहीं वैक्सीन, हम अपने लोगों को अपने आप कुछ देख लेंगे, जैसे भी चाहे वो जिए चाहे मरे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजिकली, इवन कि हम फाइनेंस के लिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा है ही नहीं हमारे पास, तो उसके लिए कहाँ पर डिपेंडेंसी है, फिर से फॉरेन कंट्रीज। तो वॉलस्टीन वगैरह से बहुत सारे थियरिस्ट रहे, उन्होंने बोला चाहे चाहे आज खत्म हो चुका है ये सारा सिस्टम कॉलोनाइज वगैरह का कि एक कंट्री दूसरे पर राज करती है, लेकिन राज तो आज भी कर रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हम राज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थियरीज वो यही है कि इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कैसे ग्लोबल हमारे जो लेवल की सोशोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। कोलमेन्स है ना, एंड देन डेविड ईस्टन, ये जो इनका इनका पॉइंट क्या है कि हमारी जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल लाइफ है, या हमारे जो पूरी जो डेवलपमेंटल जो हमारे जो भी प्लान्स हैं, जो डेवलपमेंट हमारी टोटल जितनी हमारी पॉलिटिक्स है, ये कैसे इंपैक्ट होती है, क्या क्या हमारे इसके फीचर्स रहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट इज एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। यहाँ पे 7-8 एग्जाम्पल लिख दिए, 3-4 यहाँ पर लिख दिए हमने, 3-4 यहाँ पर लिख दिए हमने, 5-6-8 एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो एग्जाम में 3-4 हम अगर अच्छे से तबीयत से लिख दें, क्योंकि वर्ड लिमिट भी तो है ना, तो 8 के 8 हमें अगर याद भी है तो 8 के 8 लिखने का मौका नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, गेटिंग इट। तो इसलिए हमें 3-4 यहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करो थोड़े से, उसमें अगर हमें 3-4 भूल भी गए तो 3-4 तो याद रहेंगे ना, तो वही बात है। लेकिन 3-4 भूलेंगे नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक तरह से सिलेबस की ही समरी बना रहे हैं हम। ओके, देन जो बहुत सारे सोशल हमारे जो सामाजिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि मैं कहाँ को बिलोंग करता हूँ, मेरी कास्ट, जेंडर, मेरी क्लास क्या है, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं लोअर क्लास हूँ, मैं अमीर हूँ, अपर क्लास हूँ, मेरे रिलीजन क्या है, ये आज भी हम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा देखते हैं यूज़ किए जा रहे हैं लोगों को जो मोबिलाइज करने के लिए, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको हक दिलाएंगे। जैसे बहुत बार बोला जाता है हिंदू खतरे में, आइए हमारे साथ जुड़िए, मुस्लिम खतरे में, आइए हमारे साथ जुड़िए, है ना, आपको जोड़ने की कोशिश की जाती है एक पर्टिकुलर एक ना एक सोशल एक फैक्टर दिखाकर। जितना ना आप सोशल पढ़ते जाओगे ना, उतना पॉलिटिकल पार्टी से तो दूर हो जाओगे आप। ठीक है, तो एक इसीलिए एक प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ आई से समथिंग प्लीज़ डू नॉट रियली टेक इट पर्सनली। आपका ओपिनियन आपके पास बिल्कुल सही सलामत, मेरा ओपिनियन मेरे पास बिल्कुल सही सलामत, इसलिए मैं तो चाहता हूँ आपको एजुकेट करना। ठीक है, जो एक किताब है वैसे कभी कभी जो छोटी सी पतली सी बारीक सी किताब है एनिमल फार्म। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी एनिमल फार्म। तो उसमें वही होता है कि जानवरों की बेस्ड किताब है कि कैसे उनके जानवरों के किंगडम में एक दिन वो जो वहाँ का जो पूरा चलाता होता है, एनिमल फार्म चलाता है, उसको भगा देते हैं इंसान को। एंड एनिमल्स कहते हैं कि हम पे कोई और रूल नहीं करेगा, हम अपने आप पे रूल खुद करेंगे, हमें चाहिए कंप्लीट आज़ादी। ठीक है, तो उसमें लेकिन कहते हैं आज़ादी आगे पता नहीं चल रहा अब करें क्या। तो अब करें क्या, तो वहाँ पे वो किसी को राजा बना देते हैं, राजा नहीं मतलब एक तरह से जो केयर टेकर जो पिग्स को बना देते हैं,
पिग्स आ जाते हैं, पिग्स ग्रेजुअली एलीट बनते जाते हैं, लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, घोड़े पे अत्याचार, इस पे अत्याचार हो रहा है। पतली सी किताब है, बहुत मजेदार, आपको लगेगा अरे सरकारें यही तो करती हैं। तो 19 कब बेचारे लिख गए, 1950-60 में वो किताब लिख गए, 40s में शायद एनिमल फार्म लिख गए जॉर्ज ऑरवेल। तो उसमें एक एक आपको मिलेगा उसमें एक गधा, ठीक है, वो गधा मिलेगा। वो जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं मोटिवेटेड, हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, देखना कितना मज़ा आने वाला है, वो कहेगा देखना कुछ नहीं, सब ऐसा ही रहता है। जो आते हैं ओवरऑल, जो पावर में आते हैं, वो एक तरह से खुद के ही भले की सोचते हैं, और के भले की ज़्यादा नहीं सोचते, सब इतना सोचते हैं कि कैसे वो पावर में बने रहें, ठीक है। तो ऐसे सोचेंगे, ऐसे ही लोगों को मोबिलाइज करेंगे। तो सब कहते हैं अरे गधा भाई साहब, जो डोंकी होता है उसमें, कि आप पागल हो गए हो, आपको कुछ नहीं पता, बहुत अच्छा दिन है, आज़ादी आ गई है। वो डोंकी बेचारा ऐसे रहता है नॉन टैलेंट, ठीक है, आ गई, खुशी मना लो, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर जब वो अत्याचार शुरू होते हैं, फिर लोग कहते हैं अब क्या करें, वो कह रहे हैं ऐसे रहता है, अत्याचार तो होता ही होता है, तो थोड़ा सह लो, ऐसे जो भी कर लो। वो बेचारा बिल्कुल ना, वो नॉन टैलेंट इंसान, उसको किसी की ना आने की बहुत खुशी, ना किसी के जाने का बहुत दुख। तो इसीलिए रहता है कि ऐसे ही चलेगा प्रोसेस, कि एक पार्टी आती है, दूसरी चली जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी चली जाएगी, ये चलता रहेगा प्रोसेस। ओवरऑल लोगों को खुद ही काम करना है, खुद का ही भला करना है, वो ऐसी आइडियोलॉजी मेंटेन रखता है। तो आई कैन एब्सोल्युटली सो वेल रिलेट विद इट। A lot of people, a lot of us, we are very hyper, we are very charged up a lot of times because of political things. तो लेकिन मैं कहूँगा let's be like that donkey, ठीक है, जो कि इसको लगता है कि ठीक है, आ गया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो भी ठीक है, चल तो जाएगा ही, हमें तो अपने काम करना है। अगर पार्टी ए पावर में हो, पार्टी बी पावर में हो, क्या पड़ता है फर्क, यूपीएससी का पढ़ाई तो हमें करनी है ना। तो इसलिए लेट्स बी लाइक दैट डोंकी। आई वुड रियली वांट यू ऑल टू रीड दैट एनिमल फार्म एंड रिलेट विद दैट डोंकी, ओके, ठीक है। एंड क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो चाहोगे आप रिलेट कर पाओगे। एक हॉर्स है बीच में, उस हॉर्स के साथ, एंड कैसे उसके हॉर्स का बहुत ही दुखी अंत होता है। तो पतली सी किताबें पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अरे कितना कुछ दुनिया में जानने के लिए, तो मजा आएगा। ओके, देन सोशियोलॉजी हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर, जिसमें हम वोटिंग पैटर्न, सेफोलॉजी मतलब जो एक वो वाली साइंस को जिसमें हम वोटिंग पैटर्न्स को बिहेवियर को थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं। जो ऐसा इंसान जो जैसे जो सोशियोलॉजी पढ़ता है वो सोशियोलॉजिस्ट है, जो सेफोलॉजी में काम करता है वो सेफोलॉजिस्ट है। तो जो होता नहीं है कि आप एग्जिट पोल में हमें पता लगा है कि पार्टी ये वाली पावर में आने वाली है, हमने देखा है वो वाली पार्टी पावर में आने वाली है, वो जो किसके जो एनालिसिस पे काम करते हैं, सेफोलॉजिस्ट के, ठीक है। गेटिंग इट, सेफोलॉजी इज दैट पर्टिकुलर साइंस, ओके। देन रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली रिजर्वेशन भी तो एक पॉलिटिकल ही एक चीज़ होती है, समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, कि अगर कोई पिछड़े वर्ग रह गए उनको आगे लेके आने के लिए, तो होते तो एक पॉलिटिकल टूल ही है ज़्यादा हक प्रोवाइड करने का, या फिर जो कम से कम हम ऐसे उनको ज़्यादा पुश करें कि थोड़ा सा वो बराबर तो आए, ठीक है। तो इसीलिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नील्स मेल्सर भी कहते हैं कि प्रोटेस्ट हो, सोशल मूवमेंट, राइट मूवमेंट वगैरह होते हैं, समाज इकट्ठा होता है पॉलिटिकल राइट्स के लिए। इवन हमारी जो आज़ादी की मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो अ प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश हुकूमत, फॉर व्हाट, फॉर पॉलिटिकल राइट्स। गेटिंग इट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अब ग्रेजुअली पढ़ते जाओगे, रियलाइज करते जाओगे, ठीक है। तो नेशन आप बनाते हो कि, और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम एक पूरी एक उसमें गठन में, कि हम सब एक देश हैं, और हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे, नहीं करेंगे, सेकुलर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। गेटिंग इट। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हैं, किसको इम्पैक्ट करती हैं, समाज को। सिटीजनशिप भी क्या है, कि आप समाज का पार्ट हैं, एक आप समाज में रहते हैं, आपके कुछ हक हैं, ठीक है। यू हैव सर्टेन राइट्स, कि ये सरकार आपसे हक छीन नहीं सकती, किसी सिचुएशन में थोड़ा कम कर सकती है, किसी सिचुएशन में इन हक जो राइट्स को थोड़ा सस्पेंड भी कर सकती है, लेकिन मोर और लेस आपके पास ये राइट्स रहते हैं, ठीक है। एंड देन कोई ऐसे राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है। एंड देन आपके पास रहेंगे जैसे राइट टू लाइफ, कि ऐसे नहीं ना मेरे से सरकार बोले जंग चल रही है, मैं आपसे जीने का अधिकार छीन रही हूँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ कभी नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे फ्रीडम टू मूवमेंट एक्सेट्रा कर्टेल हो जाते हैं, कि नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जंग चल रही है, ऐसा वाला। तो वो जंग के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे राइट्स हैं जो नहीं भी सस्पेंड हो सकते, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कहाँ पर है, ये जो हमारे हक वगैरह की बात हो रही है, कि मैं अगर धर्म की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कौन सा अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड, वो सब हमारे कुछ डिस्कशंस बनती हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन होती हैं, लेकिन किसको इम्पैक्ट करती हैं, समाज को। एग्जाम्पल्स लिखते चलो, एग्जाम्पल जैसे अखबारों में ग्रेजुअली, अभी शायद इतना समझ नहीं आएगा कि कौन सा एग्जाम्पल जो मैं चूज करूँ, कौन सा नहीं, लेकिन लेटर ऑन तो पक्का ही पक्का आपको सीखना है, ओके, ठीक है। सोशो एंड एंथ्रो की तरफ आते हैं, ऑलराइट। तो सोशो एंड एंथ्रो जो पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं, जो इनिशियल जितने भी सोशोलॉजिस्ट रहे बड़े बड़े, जिन्होंने रिसर्च करने शुरू करी, सोसाइटीज में जाके देख रहे थे कि कैसे वेरियस सोसाइटीज हैं, वो सभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इसलिए ना जब भी आपको एंथ्रो की बात आएगी, एंथ्रो थोड़ा सा आपको ना इतिहास वाली सोसाइटीज के बारे में ले जाने की बात करेंगे, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे, एंड सिंपलर सोसाइटीज, गाँव की सोसाइटीज की बात करेंगे, थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी वहाँ से, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई,
पहले तो शहर नहीं थे ना, पहले तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह जो ऐसे वाले कोई या फिर ऐसे अर्बन एरियाज नहीं थे, पहले तो सभी कुछ ही आपका रूरल था। तो रूरल सेटिंग को जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, गेटिंग इट। तो सोशो का जो इनिशियल जो सप्लाई हुई है एकेडमिशियंस की, पढ़े लिखे लोगों की, वो किसने की है? जो एंथ्रो ने करी है। बहुत सारे टूल्स, डेटा कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करें, सोशो वालों को किसने सिखाया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सिखाया। ओके, जैसे डरखाई में बहुत सारा डेटा यूज करते हैं, वो रिलीजन की थ्योरी बनाते हैं। वो कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत पुराने ट्राइब की बात करते हैं, अरुंटा ट्राइब की। वो कहते हैं अरुंटा ट्राइब के बारे में मैंने पढ़ा, वो स्टडी किसने की थी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। दरखाई में सिर्फ यूज की ना स्टडी, वो स्टडी करने तो गई नहीं वो। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सारा जो इनिशियल मसाला, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ऑफ नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, वो एंथ्रो ने किया। इसलिए अगर आप सिलेबस उठा के देखते हैं तो सोशो एंड एंथ्रो के सिलेबस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, लेकिन बस हाँ थोड़ा सा वो वाला सिलेबस में थोड़ा वो वाला एस्पेक्ट है कि कैसे समाज का गठन हुआ होगा पहले, हम वो नहीं पढ़ते, हम आज के समाज की बात ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो गठन हुआ होगा, कैसे ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती हैं, उसकी बात की जाती है कि फैमिली का शुरुआत कहाँ से हुई थी, रिलीजन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हम पढ़ते हैं रिलीजन है क्या, रिलीजन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे आज के हमारे को जो वुमेन को इम्पैक्ट कर रही है वो, फैमिली है क्या, कैसे हमारे आसपास उसमें बदलाव आ रहे हैं, फैमिली की लाइफ बदल रही है, सेम सेक्स मैरिज हो रही है कि नहीं हो रही है ना। एंथ्रो में एज सच ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें थोड़े पहले वाले कि पहले वाले समाज कैसे थे और अकॉर्डिंगली उनकी रिसर्च। ठीक है, तो इसीलिए जो बहुत ही ओवरलैप। एक ना आपको और बात बताता हूँ कि जैसे ना पहले, अभी तो चलो एक ऑप्शनल हो गया, यूपीएससी ने कुछ वक्त पहले तक, कुछ वक्त मतलब काफ़ी वक्त पहले तक 2 ऑप्शनल पढ़ाई करनी पड़ती है, 2012 या 13 समथिंग तक। ठीक है, तो 2 ऑप्शनल पढ़ने पड़ते थे। वहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शनल के कॉम्बिनेशन वर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप इंजीनियर हैं, तो आप कहते हैं सर मैं काम करता हूँ, एक मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ, लेकिन ना एक मैं थोड़ा हल्का, थोड़ा ईजी सब्जेक्ट रखूंगा, मैं सोशल रख लूंगा, अलाउड है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वो ओके। आप कहते हैं सर मैं, लेकिन एक सर मैं दोनों ही चाहता हूँ थोड़े से लाइट रखना, एक मैं सोशो रख लूँ और एक मैं एंथ्रो, नो दैट इज नॉट अलाउड। सोशो एंड एंथ्रो क्योंकि सिस्टर्स सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर सिस्टर सब्जेक्ट्स, ये अलाउड नहीं है। आप सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, यस ये रख सकते हैं आप, दे आर नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, लेकिन हाँ आप सोशो एंथ्रो नहीं रख सकते। ठीक है, आप जो जो पॉलिटिकल साइंस पब नहीं रख सकते थे। गेटिंग इट। तो सोशो एंथ्रो तो सिस्टर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा बॉरो करते हैं, सोशो वाले ही बॉरो करते हैं, एंथ्रो वाले बॉरो नहीं करते। एंथ्रो पुराना सब्जेक्ट है, सदियों से चला आ रहा है, एंड सोशो थोड़ा लेटर सब्जेक्ट है। सोशो इसलिए टूल्स वगैरह बॉरो कर करके खुद को बहुत रिच कर लिया, एंड सोशो अभी एंथ्रो से ज़्यादा बड़ा एक बॉडी ऑफ नॉलेज बन चुका है, क्योंकि दुनिया भर में इस पर रिसर्च चलती रहती है, मॉडर्न सोसाइटी पर रिसर्च चलती जाती है, मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेके, अर्बनाइजेशन के चलते, जो विमेन मूवमेंट चलती है उसके चलते, रेस, कास्ट है ना, रिलीजन, इस पे चलते मूवमेंट चलती रहती हैं। तो सोशोलॉजी बड़ी एक बॉडी ऑफ नॉलेज बन गई है कंपेयर्ड विद व्हाट, कंपेयर्ड विद एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च मेथड हमने बहुत सारे बोरो किए हैं एंथ्रोपोलॉजी से, नॉलेज बहुत सारी बोरो की है। तो इसलिए जो सोशो किससे इंस्पायर्ड है? एंथ्रो से इंस्पायर्ड है, बहुत बढ़िया चीज़। ठीक है, तो इसलिए जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जो सोसाइटीज़ में जाके पढ़ते हैं कि एंड पुरानी सोसाइटी की रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे पर प्रभावित करती थी, लोगों को प्रभावित करती थी, कल्चरली पुराने इतिहास में जाके कि सोसाइटीज़ कैसे हुआ करती थी, कैसे वो आज भी दिखती हैं कि ओके कुछ कुछ जगह पे सिंपलर सोसाइटी। आइडिया इज कि जो सिंपलर सोसाइटीज़ हैं, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, दे वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जाके जॉब करते हो सकता है कि वहां पर मान लीजिए 500 लोग जॉब करते हैं, 500 में से 480 को आप जानते भी नहीं, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सिंपलर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पर आप अगर अपने खेत पे काम करते हैं, वहां पे 10 लोग काम करते हैं, 15 लोग, आप सबको जानते हैं, एंड किसी के सुख दुख में सब में शामिल होंगे आप। ठीक है, शादी ब्याह में नाचेंगे और उनके साथ जो उधार भी चलेगा आपका, सब कुछ होगा। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं होता इतना ईजी। आपके घर के सामने कौन रहता है, यू माइट नॉट इवन नो। शादी कर रहे हो आप, शादी.com पे जाके देखते हो, या फिर अब क्या एकदम देखते हो, अच्छा मैच हो गया, मैच हो गया। सिंपल सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा। सिंपल सोसाइटीज में व्हाट यू विल डू इज कि अच्छा उसके चाचा के मामा के बेटे के रेफरेंस से रिश्ता आया है, तो उनसे बात चल रही है, तो ये चल रहा है ना। तो सिंपल सोसाइटीज डिफरेंट तरह से बिहेव करती हैं, एंड जैसे जेमन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट याद आ रहा है आपको, तो यही बोलते हैं कि इसलिए जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो सोशोलॉजी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, एंड उन पे रिसर्च जो सोशोलॉजी करता है, तो सिंपल सोसाइटीज पे एंथ्रो करेगा, कल्चरल उनके जो रिसर्च करेगा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही करेगा। ओके, ठीक है, तो कौन से कल्चर में फोकस करता है ये? स्मॉल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज दे आर लेस कॉम्प्लेक्स, इजी टू मैनेज है, एंड इनके तरीके वगैरह भी सिंपल हैं। क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसलिए बहुत सारी बायो पढ़नी भी पड़ती है हमें कई बार, शायद एंथ्रो में मैंने सिलेबस एक बार पढ़ने की कोशिश की थी। एंड देन
फिजिकल, कल्चरल, सोशल, 3 तरह के एंथ्रो हैं। फिजिकल मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ, जेनेटिक्स कैसे बदले, फॉसिल्स में झांक के देखना, आर्कियोलॉजी के बारे में बात करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, स्पेंसर ने भी झांक कर देखा, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि अच्छा इंसान भी जो इंसान अगर ऐसे डेवलप हुआ है तो समाज भी शायद ऐसे डेवलप हुए होंगे। कुछ लोग एवोल्यूशन में आगे निकल गए, कुछ समाज आगे निकल गए। सोशल डार्विनिज्म की बात की उन्होंने। एंड देन जो हमारे पास जो समनर वगैरह, वो कहने कि हमें फोकवेज मतलब हमें सामाजिक ट्रेडिशंस के बारे में अगर हमें पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कि आज हम ये चीज़ क्यों करते हैं। जैसे जैसे आप लोहड़ी का त्यौहार होता है जो नॉर्थ इंडिया मनाया जाता है, कि 13-14 जनवरी को मनाया जाता है जब भी, है ना, तो उसमें जो लकड़ी जलाकर हाथ सेकते हैं। जो मॉडर्न सोसाइटी, शहरों में बैठे हैं लोग, लकड़ी जल रही है, हाथ सेक रहे हैं और गाने बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो समनर कहेंगे सर हमें ना जो प्रीवियस एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च पे जानना पड़ेगा कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार कैसे डेवलप हुआ होगा, कहाँ से आया, ये फोकवेज, ये ट्रेडिशन है कहाँ से, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उस पर चले जाएंगे समनर, तो गेटेंगे। तो इसे जो एंथ्रो बहुत से हम सोशो वाले बहुत बोरो करेंगे, वाइसे वर्सा कम होता है, लेकिन एंथ्रो से बहुत बोरो करता है सोशो। ओके, मेलिनोस्की, ठीक है। मेलिनोस्की पहले पार्ट ऑफ सिलेबस भी था यूपीएससी का, मेलिनोस्की, लेकिन अभी नो लॉन्गर इज पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस, लेकिन हाँ हम इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। मेलिनोस्की है जो कहते हैं रिलीजन की थ्योरी की बात करेंगे, एंड रिलीजन के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, ट्रोब्रियान आइलैंड भी चले जाएंगे, तो वहाँ जाके ये रिसर्च करेंगे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ पर। तो ये किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये जो रिलीजन इन सिंपलर सोसाइटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़, ताकि वो पता लग सके रिलीजन का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो इसलिए वो देखेंगे, मछुआरे जाते हैं जब जो फिश पकड़ने, तो पर्टिकुलरली जो बहुत से लोग वहाँ पे प्रे करते हैं, क्यों प्रे करते हैं, क्या मौत से डर लग रहा है उनको, या फिर सी को समझते हैं कि सी हमारी बात सुन रहा होगा, जो भी है ना। तो दैट इज़ हाउ ही डेवलप्स हिज थियोरी ऑफ रिलीजन, मेलिनोस्की, ठीक है। तो डरखाइम, तो मैंने आपको बताया कि अरुंटा ट्राइब के बारे में इन्होंने इनकी रिसर्च पढ़ी, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिसर्च की होगी तो उसकी एथनोग्राफी उन्होंने पढ़ी, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी पढ़ी कि कैसे समाज में हम काम डिवाइड करते हैं एंड समाज कैसे बंधा रहता है। पहले तो कहते इतना नहीं हुआ करता था, अभी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। कि सिंपल सी बात है, पता क्या, सबसे सिंपल सी बात, आपका जीएस का सिलेबस है, एक टीचर नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। जीएस का सिलेबस, ज्योग्राफी कोई और पढ़ा रहा है, जो पॉलिटी कोई और, इको कोई और, समथिंग कोई और, कितना डिवीजन ऑफ लेबर हुई है, ठीक है। एंड सभी अज्यूम कर रहे हैं कि सभी बाकी अच्छा काम कर रहे होंगे, ताकि पूरा जो कोर्स बने, बढ़िया कोर्स बने, बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, मॉडर्न सोसाइटीज। और एग्जांपल लेता हूँ आपको, है बिजली बन रही है आपकी, क्या बिजली आप खुद बनाते हैं घर पर बैठ के, है ना, या फिर आप जाके काम करते हैं पावर प्लांट में? नहीं करते ना, आपने एक समाज का पार्ट है, एक तरह से अनसेड आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मैं पैसे पे कर दूंगा, बिल भर दूंगा, प्लीज मुझे बिजली देते रहो। गेटिंग इट? आप तो जाके नहीं काम कर रहे पावर प्लांट में। ओके, अनाज खा रहे हो, आप उगाते हो अनाज अपना? नहीं सर, मैं तो नहीं उगाता सर, अनाज तो मैं मार्केट से जाके खरीद के लाता हूँ, आटा, ठीक है। ओके, आटा आपने खुद नहीं उगाया। मॉडर्न सोसाइटीज में कितना सारा डिवीजन ऑफ लेबर हुआ हुआ है ऑटोमेटिकली, बिना आपके सोचे समझे, ऑटोमेटिकली आप पैदा होते हो, पार्ट बनते हो, डिवीजन ऑफ लेबर पहले समाज ने किया हुआ है। तो डरखाइम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपलर सोसाइटी में जाओ, आप गाँव में चले गए बहुत पहले, आपका घर है और उस पर आप अनाज उगाते हो, खुद ही खाते हो, खुद ही पकाते हो, जो गाय भैंस रखी हुई हैं उनका दूध खुद ही निकालते हो, पी लेते हो, अब बच्चों को पढ़ाना है, खुद ही बैठ के कभी पढ़ा दिया, कुछ कर दिया। सिंपलर सोसाइटीज, पढ़ाने का काम भी आपने आउटसोर्स कर दिया अभी स्कूलों टीचरों को, है ना। और बाईजूस, पता नहीं कौन से टीचिंग ऐप्स चल रही हैं आजकल, चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ, सब कुछ ही आउटसोर्स कर दिया कि नहीं कर दिया आपने? पर मैं आपको सोशो पढ़ा रहा हूँ, वरना अगर आप सिंपलर सोसाइटी में होते खुद ही किताब उठा के पढ़ना पड़ता आपको, ठीक है। तो इसलिए डरखाइम बहुत ही इसलिए ज़बरदस्त एक सोशोलॉजिस्ट हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन करी, एंड 1880-90 में लिखी बैठ के। सोशोलॉजी का एकदम से एक्सप्लोजन होता दुनिया भर में, अरे भाई क्या सब्जेक्ट आया है। ओके, ठीक है। तो जो एमएनएस, हमारे एमएनएस का मतलब है हमारे एक थिंकर हैं एमएन श्रीनिवास, ठीक है। एमएन श्रीनिवास जी पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के बहुत इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट में से एक, तो एमएनएस ही नाम से ही जाने जाएंगे अब, ठीक है। एमएन श्रीनिवास बोलना इतना मेरे जो है ना थक जाएगा जुबान। तो एमएनएस आर, या फिर आप आंद्रे बेटे, एसी दुबे, ये सब आंद्रे बेटे नाम जो फ्रेंच है, खुद भी फ्रेंच थे लेकिन भारत में ही रहे, पापा मम्मी भी, जो चंद्रनगर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहीं पर ही रहे, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी वो। तो भारत में जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी थोड़े टाइम बाद ही वो आज़ाद भी हुई थी, एंड इसलिए बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे। तो ये इंडियन ही हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंच इनकी जो लीनिएज है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फील्ड स्टडी करी, फील्ड स्टडी, किताबों से बैठ के भी भारत की सोसाइटी को समझ सकते हैं ना, कि महाभारत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, समझ सकते हो आप, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के जो एमएनएस थे हमारे, श्रीनिवास जी, आंद्रे बेटे जी एंड एससी दुबे, ये कह रहे हैं सर किताबों में जो लिखा होगा, लेकिन जो अभी रियलिटी में क्या हो रहा है, महाभारत में जो लिखा है हमें ऐसा करना चाहिए, रामायण में जो लिखा है ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करते हैं क्या?
तो अभी हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें फील्ड में उतरना होगा, एंड वो फील्ड में उतरने का आइडिया कहाँ से आया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो फील्ड में उतर के काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फॉसिल्स को देखते हैं और वहाँ पे जाके समाज को समझते हैं, उनके बीच में रहते हैं जाके, जो ट्राइबल्स को समझते हैं। क्यों, तो इसलिए जाके हमने वो आइडिया कहाँ से फॉलो किया फील्ड स्टडी वाला, हमने कहाँ से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। ओके ठीक है, तो इसीलिए जो स्मॉल सोसाइटी को पढ़ेगा, जो हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, छोटी सोसाइटी को जनरली कॉलोनियलिज्म में इसका बहुत जो रैपिड राइज हुआ, जो कॉलोनियल हमारे जो पे राज करने आते थे अंग्रेज वगैरह, वो चाहते थे कि पहले देखें कि भारतीय जो सोसाइटी है कैसी, इसके बारे में उन्होंने जो रिसर्चर भेजते थे यहाँ पर। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पर्टिकुलरली वहाँ राइज नज़र आता है कि समझने के लिए हमारे समाज को। ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी को ये बेंचमार्क मानते हैं कि वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो बेस्ट सोसाइटी है, उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं कि इंडियन सोसाइटी कहाँ पे रह रही है, अफ्रीकन सोसाइटी कहाँ पर है, या फिर कोई और सोसाइटी कहाँ पर है। ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एथनोसेंट्रिसिज्म, कि आप जहाँ से आ रहे हैं जिस एथनिसिटी से, वो उसी के हिसाब से सबको जज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, तो मैं देखूंगा अच्छा वेजिटेरियन खाना खाना को मानता हूँ मैं सबसे सही एक जीवन जीने की शैली। ठीक है, तो मैं जो वेजिटेरियन खाना नहीं खाता होगा, मान लीजिए कोई नॉन वेज खाता है, कुछ खाता होगा, अरे आप अच्छा खाना, आप नॉन वेज खाना खाते हैं, बढ़िया काम नहीं कर रहे आप। तो मैं क्या हूँ, मैं अपने सेंट्रिक, मैं वेजिटेरियन सेंट्रिसिज्म से ग्रस्त हूँ। तो जो इसीलिए जो आए थे बहुत इनिशियल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो पर्टिकुलरली कॉलोनियल एरा के कारण जो दुनिया में फैले, एंड इसीलिए पर्टिकुलरली वो एथनोसेंट्रिक एक पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ओके, अपने कल्चर को, नॉट अपने आप को, अपने कल्चर को। तो इस मेलिनोस्की, वो भी सोशल एंथ्रो को नाम देते हैं, वो कहते हैं कि सर कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है, वेरियस समाज को आप कंपेयर करते हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो हमने इनसे क्या क्या आइडियाज बोरो किए, सर्वे मेथड, क्वांटिटेटिव डेटा, कि डेटा को क्वांटिटेटिवली लिखो, अच्छा कितने लोग ऐसा फॉलो करते हैं, क्या मिला कि इंसान की उस सोसाइटी में हाइट लंबी होती है, छोटी होती है, क्या कारण है, औरतें छोटी हैं, बड़ी हैं, कि क्या कारण है, औरतों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पेट्रियार्कल समाज होगा, एसेट्रा, है ना। फील्ड वर्क, जाके फील्ड में जाके काम करना होगा, किताबें पढ़ के नहीं, आपको सोशल समझ आने वाली। एंड एथनोग्राफिक रिसर्च, कि एक कम्युनिटी को बैठो, एक एथनो मतलब एक कम्युनिटी को पकड़ो, उसकी ग्राफी पूरी की पूरी रिसर्च कर दो, पूरी की पूरी उस पर किताब लिखो, समझो कि वो कम्युनिटी है क्या। एथनोग्राफिक रिसर्च ये हमने कहाँ से बोरो किया, एंथ्रो से। ठीक है, सोशल में यूज की जाती हैं टेक्निक से, सोशियोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं समाज को समझने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी जानने के लिए। ओके ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक रह गए बस, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, और थकान हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो जो सोशो एंड साइकोलॉजी की बात करते हैं, कि अब ना जैसे इनिशियल ना बहुत एक डिबेट चलती थी कि जो इंसान बिहेव कैसे करता है वो तो साइकोलॉजी का फीचर है, तो लेकिन सोशियोलॉजी क्या करेगी इसमें, या फिर अगर सोशियोलॉजी की जरूरत ही क्या है, साइकोलॉजी सब कुछ मैनेज कर लेगी। लेकिन अब यहाँ पर ना बात आई कि ना वो कह रहे हैं इंसान ना बिहेव भी इसीलिए करता है क्योंकि वो समाज का पार्ट है। ठीक है, ओके, कपड़े पहनना सबसे सिंपल एग्जांपल है कि इंसान कपड़े पहनने का बिहेवियर क्यों दिखाता है, अरे क्योंकि सबने पहना हुआ है, नहीं पहनोगे तो लोग आपको नजरें दिखाएंगे और बुरा कहेंगे। हो सकता है कि समाज ने इकट्ठे मिलकर लॉ भी बनाया हो, जो कपड़े पहन के ना आए उसको सजा हो, उसको जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा सोसाइटी से, आपके जो समाज से प्रभावित रहता है ना, ये बात है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि ना इसलिए समाज कैसे इम्पैक्ट करता है आपके बिहेवियर को, आपके जो ओवरऑल एटीट्यूड को, ठीक है, आपके जो जो कंडक्ट को। तो इसी चीज़ों को जो स्टडी करना था, वो स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी को भी साइको की हेल्प लेनी पड़ी, साइकोलॉजी की, साइको मतलब साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसलिए इंटर रिलेटेड जो इंडिविजुअल के बिहेवियर, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी इंडिविजुअल पढ़ते ही हो, वेबर का जब राइज होगा, वेबर तो बात करेंगे ना इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा बात करना चाहेंगे। ठीक है, जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात होगी, जब हर जो मीड आएंगे, सिमल आएंगे, तो वो तो कहेंगे ना कि सर इंडिविजुअल फोकस है, तो साइकोलॉजी तो आएगी ही आएगी। लेकिन हम बोले सर इंटर रिलेटेड भी हैं, लेकिन सोचो उससे कुछ बियॉन्ड भी बात करती है साइकोलॉजी से, तो इसलिए हम दोनों को पढ़ने के लिए हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के जैसे ही डील करें। ओके ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, हम समझते हैं कि कोई इंसान कैसे मोटिवेट होता है, कैसे परसीव करता है। ठीक है, हम मान लीजिए आप सुनते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम, आप कहते हैं सभी लोग तो इसके बिल्कुल ही बेकार होते हैं, किसी कंट्री का नाम सुनते हैं अरे बहुत अच्छे हैं, कैसे परसेप्शन बनती है, समाज कैसे इसको परसीव करता है। ठीक है, जो आप कॉग्निशन, समझने की आपकी बातें, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको समझनी आसान रहती है, कोई मुश्किल रहती है। ठीक है, क्रिएटिविटी, भारतीय समाज में क्रिएटिविटी हम मानते हैं थोड़ी लो है। क्या कारण है कि क्रिएटिविटी लो क्यों है, कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिएटिविटी बहुत हाई क्यों होती है, रीजन क्या है, देयर आर रिसर्चेस। एंड देन मेंटल डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी टाइप क्यों हमारे जैसे भारत में, क्योंकि समाज हमें हमेशा ही देख रहा होता है, तो हमारी पर्सनालिटी टाइप जो हमारी जो ओवरऑल जो हमारी जो इवन मेंटल मेकअप है, वो काफ़ी ऐसा रहता है कि हम लोगों को ना एकदम से ना नाराज़ ना कर दें,
हम ऐसी कोई बात ना कर दें जिससे मामा चाचा ताई मासी हमारी कोई बहुत नाराज ना हो जाए, है ना। ऐसे कपड़े ना मैं कोई पहन लूँ, ऐसे कोई सोशल पोस्ट ना लिख दूँ जिससे लोग नाराज ना हो जाए। तो ये ऐसी सोसाइटी है। वेस्टर्न सोसाइटी में थोड़ा एक्सेप्टेड है, लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा किसी में इंटरफेरेंस भी नहीं होती। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोसाइटी। तो इसीलिए अब पर्टिकुलरली यहाँ पर अब है क्या, पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट हो जाती है, तो हमारी क्रिएटिविटी वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये सब चीज़ें तो एंड ये जैसे अब जो हमारी साइकोलॉजी है, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी से हमने एक इंपॉर्टेंट जो जैसे हमने जो चीज़ जो बोरो भी करी है, दैट इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये बिहेवियर चेक करते हैं। सोशो में बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ कुछ किए जाते हैं, बहुत ही कम। हमने ये कहाँ से बोरो किया कि किसी इंसान को बिठाओ, उसके पर्सपेक्टिव को जानते हैं, समझते हैं कि कैसे बिहेव करता है कैसे नहीं। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया, साइको से, साइकोलॉजी से। क्योंकि साइकोलॉजी में इंसान को बिठाया जाता है, उसकी थोड़ा जो मेंटल मेकअप जानने की कोशिश की जाती है, थोड़े थोड़े टेस्ट रन किए जाते हैं उस पर कि अच्छा आप इस सिचुएशन में क्या डील करते, इस सिचुएशन में क्या करते, आपको कैसे लग रहा है, IQ टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो पर्सनैलिटी टाइप रहते हैं। तो हमने वो चीज़ें कहाँ से बोरो करी, हमने साइकोलॉजी से, कि इंसान पे बैठकर हम बैठ के उसको लेबोरेटरी में बैठा के कुछ कुछ हम उनसे सवाल जवाब बिहेवियर के थ्रू समझ सकते हैं कि सोशली कैसे बिहेव करेगा। ओके, एंड देन इसलिए काफ़ी जगहों पर ये जो ओवरलैप भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी जगहों पर दे आर वेरी डिफरेंट एज वेल। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ अगर बात करें कि इंडिविजुअल्स ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, तो हम सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में इंडिविजुअल बिहेवियर की ही बात हो रही है। इंडिविजुअल अकेले होता है अलग बिहेव करता है, ग्रुप में थोड़ा अलग बिहेव करता है। एंड जनरली इसीलिए जो सोशोलॉजी साइकोलॉजी क्या करती है, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पे फोकस रखती है, सोशोलॉजी थोड़ा ग्रुप बिहेवियर पे फोकस पे ले आती है कि इंसान ग्रुप्स में, इंस्टीट्यूशंस में और जो इन सब चीज़ों में सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, थोड़ा सा इसलिए साइकोलॉजी का यहाँ पर हम यूज़ मानेंगे। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो साइकोलॉजी है हमारी साइंस ऑफ बिहेवियर है, इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सोशल साइकोलॉजी हम बिहेवियर की बात ही कर रहे हैं लेकिन ग्रुप में कर रहे हैं। वेबर ने कहा कि सर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल कैसे समझता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, जानना ज़रूरी है। तो कि क्या इंडिविजुअल, क्या उसके लिए मीनिंग अटैच कर रहा है, इंडिविजुअल कैसे समझ रहा है उसको, उसके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है ना। तो इसलिए इसको जानने की बात जो होगी, कहाँ से होगी, हमारी जो सोशल साइकोलॉजी। ओके, जो हमारे पास एक CH कूले आएंगे, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये बहुत ही बढ़िया वैसे टर्म है। आप इसको अगर हम आगे भी देखेंगे, मैं क्विक समझाता हूँ बस आपको। लुकिंग ग्लास सेल्फ पता क्या होता है, अगर इसको आप कभी समझोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज वी विल रीड इन सोशो। CH कूली, CH कूली ऐसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस एक ही बार यहाँ नाम आया, एक आधी बार कहीं आगे आएगा, बट वेरी पावरफुल आइडिया। CH कूली पता क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ना लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ पता क्या होता है, लुकिंग ग्लास किसको बोलते हैं, आईने को बोलते हैं इंग्लिश में। लुकिंग ग्लास, ग्लास तो वो होता है जिसके आर पार देख सकते हो आप, तो लुकिंग ग्लास क्या होता है, जिसमें आप खुद को देखते हैं, आईना। तो आईने में कहते हैं जब आप अपने आप को देखते हो, आईने में जब आप अपने आप को देखते हो तो आप किसको देखते हो, एक सोच के देखो इस बात को, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, आईने में जब आप अपने आप को देखते हो तो किसको देखते हो, वो कहते हैं जो आपको सामने इंसान नजर आ रहा है, वो आप अपने आप को नहीं देख रहे, वो आप देख रहे हो अपने आप को थ्रू द आईज ऑफ द सोसाइटी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बोल रहा है ये CH कूले, बहुत डीप एंड बहुत ज़बरदस्त बात है। एंड CH कूले के इस बात से सोशोलॉजी में एक नई दिशा आ गई थी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म एकदम से बिल्कुल फैलना शुरू हुआ। इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी। कैसे, वो कह रहे हैं कि जैसे ना, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप एस्पिरेंट हैं, बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने पेपर दिया एंड प्रीलिम्स का पेपर था, प्रीलिम्स में आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, बहुत पढ़ाई की थी आपने, बहुत पढ़ाई की थी आपने, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। एंड सुबह और रात को रिजल्ट आया, बड़े परेशान हताश आप सुबह उठे, बहुत दुखी कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी। एंड आप जाके शीशे के सामने खड़े होते हैं, आप देखते हैं ये खड़ा है 1 नंबर का फेलियर, कुछ नहीं किया इसने लाइफ में, बिल्कुल बेकार आदमी, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हम तो, ऐसे 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 खुद को 10 गालियां आपने दी, ठीक है। वही आपने कैसे देखा कि समाज की नज़रों में आज मैं एक फेलियर बन गया हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, देन सेम चीज इमेजिन करो कि रात को रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया, प्री हो गया, आपका मेंस हो रहा है, तो आप कहेंगे ये सामने लड़का खड़ा है ना, ये बहुत औसम लड़का है, ये तो कुछ भी इसको दे दो चैलेंज, ये सॉल्व कर देता है, ये तो सुप्रीमली भगवान की क्रिएशन है, कोई ऐसी चीज क्रिएट हुई है। तो सेम इंसान खड़ा है और वो सब चीजें सेम है, सिर्फ एक रिजल्ट ने कि आपको समाज कैसे देखेगा, आप खुद को वैसे देखना शुरू कर देते हैं। आप कपड़े पहनते हैं कोई, ठीक है, कपड़े पहनते हैं आप, अब जाके क्या पूछते हैं, शीशे में देखते हैं, आपको लग रहा है कपड़ा पता नहीं चल रहा अच्छा कि बुरा है, आप पूछते हैं किसी आजू बाजू बहन भाई, किसी पापा मम्मी से, वाइफ से, जो हस्बैंड से, आप पूछते हैं कि कैसा लग रहा हूँ,
तो वो कहते हैं कि बढ़िया लग रहे हो, मोमेंट समबडी सेज बढ़िया लग रहा हूँ, 2-3 लोग और बोलते हैं बढ़िया लग रहे हैं, आपको लगता है सच में बढ़िया लग रहा हूँ, इतना भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड बट मोमेंट समबडी सेज अरे ये क्या पहन लिया आपने, और अरे ये पहन के जाओगे पार्टी में, ये पहन के जाओगे बाहर इंटरव्यू में, ये पहन के जाओगे बाहर जो जो कहाँ पे भी घूमने जा रहे हो, आप कहेंगे अच्छा शायद गलत ही पहन लिया बहुत ज़्यादा, खुद को आपको शायद या तो आप बदल लेंगे कपड़े या खुद को कन्विंस करेंगे नहीं नहीं इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो सी एच कुली क्या बोलते हैं, जब लुकिंग ग्लास सेल्फ, जब आपका जो आईना जो सेल्फ आप देख रहे हो लुकिंग ग्लास में, वो आप खुद को नहीं देख रहे, अपने आप को नहीं देख रहे, वो आप समाज की नज़रों से खुद को देख रहे हो। तो इसीलिए क्या आप सेम चीज़ को डिफरेंट तरह से परसीव करते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू थिंक, हाउ यू बिलीव सोसाइटी सीज यू। इट्स अ ग्रेट थिंग टू इमेजिन, इट्स अ ग्रेट थिंग टू लिसन। एंड सी एच कुली की जब ये बात समझ आती है तो एकदम सडनली आपको लगता है कितनी ऑसम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, मज़ा आएगा आपको। ओके ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ये भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे ही फोकस करेंगे कि इंटरेक्शन सिंबल्स के थ्रू होती है ना। भाषा में कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, कोई और भाषा यूज़ करता है समझ नहीं आती आपको, सिंबल समझ आ रहे हैं तो इंटरेक्ट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको जिसमें आपको बताया था एग्जाम्पल ये वाला, है ना, मेरे साथ बुरा हुआ था बहुत, ओके एंड आप, तो सिंबल्स। पार्सन्स वो कह रहे हैं कि जो रोल है मदर का वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल। तो इफेक्टिव रोल है, वो कहने कि इमोशनल रोल है, बच्चे इसलिए ज़्यादा खुल के बात कर पाते हैं मम्मी से, बहुत जैसे कुछ डिमांड करनी होती है, कुछ करना होता है मम्मी से करते हैं कि पैसे चाहिए, मैं घूमने जाऊँ कि ना जाऊँ, तो मम्मी से पूछते हैं क्योंकि इमोशनल एक रोल माना गया मदर का, तो अकॉर्डिंगली सोशल बिहेवियर हमारा जो बदल गया। ओके ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। एंड देन डर्कहाइम पढ़ेंगे इसको कि जो सुसाइड है वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है सर, वो तो सोशल फिनोमेना है। जिन्सबर्ग नेडाल का मेंशन कर सकते हैं आप कि इनकी जो सोशोलॉजिकल स्टडीज थी, है ना, बस नाम ड्रॉप करने वाली बात है। गर्थ एंड मिल्स हैं, वो कहने रोल एक इंपॉर्टेंट होता है कि रोल का मतलब पता क्या होता है सिंपल शब्दों में, कि आप हैं किसी के फादर, है ना, सेम इंसान है आप, है ना, सेम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, आप हैं किसी के फादर, शायद आप नहीं हो भी, अब एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आप हैं किसी के ब्रदर, ब्रदर जी, भाई जी, ठीक है, किसी के आप जो बहन की रक्षा करना चाहते हैं, छोटे भाई को आप थोड़ा अच्छा गाइड करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है। अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई से आप सीख करते हैं, थोड़े पैसे दे दो मुझे, थोड़े चिल करना है मुझे, घूमने जाना है मुझे, एक स्लीपी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ भी करना है ना, तो आप उस रोल में आ जाते हैं। तो एंड देन उसके बाद जैसे आप हैं किसी के बेटे, पापा मम्मी ने कुछ कहा तो अकॉर्डिंगली, मम्मी ने कुछ कहा तो डिफरेंट बिहेवियर, पापा ने कहा डिफरेंट बिहेवियर। आप हैं किसी के दोस्त, है ना, तो हर जगह पे आप एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो, आप एक डिफरेंट इंसान के जैसे बिहेव करते हो। तो यही गर्थ एंड मिल्स की है कि रोल, रोल कहते हैं जो आप जो भी रोल प्ले कर रहे हो, वो रोल क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कैसे इमेजिन करते हो, आपकी साइकोलॉजी एंड सोसाइटी क्या इमेजिन करती है। सोसाइटी क्या बोलती है, आप क्या इमेजिन करते हो, जो दोनों जहां चीजें मिलती हैं सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, वो आपका रोल है। आप रोल, दोस्त मुझे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कूल एकदम चिल बातें करूंगा, तो आप कूल चिल बातें करते हैं, ठीक है। पापा मम्मी एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सीरियस बातें करेंगे, तो आप एकदम सीरियस, यस सर, यस जी पापा जी मम्मा, ऐसे बातें कर रहे हैं। भाई, आपको छोटा भाई है, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप एकदम मैच्योर बातें करेंगे, मैच्योर बातें कर रहे हैं, गेटिंग इट। तो इसलिए साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी जहां मिलेगी आपकी, वो आपका रोल प्ले हो जाएगा, ठीक है। दैट इज गर्थ एंड मिल्स की एक सिंपल सी थियोरी। ओके, जॉर्ज सिम्बल, वही मैं आपको बताया भी था कि इंटरैक्ट करोगे किसी से एंड कैसे इंटरैक्टेंट होंगे, जानते हैं किसी को फेमिलियर हैं या स्ट्रेंजर हैं, तो हिसाब से आपका बिहेवियर बदलता है, ठीक है। अल्फ्रेड वियरकांत, लियोपोल्ड वैन वीज, फिर से इनके दर्शन हुए हमें, है ना। तो देख रहे हो अभी एक चैप्टर के हमारे 2-3 लेक्चर हुए, नाम रिपीट होने शुरू हो गए। रैडक्लिफ ब्राउन, वो कह रहे हैं कि सोशल सिस्टम, मेंटल सिस्टम आपस में कोलैप्स नहीं, कोलैबोरेट करते रहते हैं एंड हम डिफरेंट तरह से बिहेव करते रहते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं, सेम ही इंसान। ओके ठीक है, लास्ट सोशो एंड फिलोसफी। सोशो एंड फिलोसफी, देखो फिलोसफी पता क्या होती है, हर एक जगह पे जाके आप बड़ी बड़ी बातें करो, तो दैट इज फिलोसफी, बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाओ, दैट इज फिलोसफी, ठीक है। तो इसीलिए फिलोसफी तो हर एक जगह पर है, सदियों से चल रही है, इंसान की फितरत है कि जैसे इंसान पूछता है जब कुछ नहीं था तो क्या था, तो कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी तू था, है ना। तो इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें फिलोसफिकल ऐसे की थ्योरी बनाई जा रही है, क्योंकि कोई कह रहा है कि अच्छा भगवान एंड इंसान अलग अलग हैं, ओके, कोई कह रहा है नहीं सर, भगवान का ही एक अंश है इंसान, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज बन रही हैं, फिलोसफिकली बन रही हैं, तो भगवान का अंश इंसान है या नहीं है, कोई हम उसका डीएनए टेस्ट तो नहीं करने से रहे कि भगवान का डीएनए लिया, इंसान का डीएनए लिया, अरे मैच कर रहे तो ऐसे तो नहीं हो रहा। फिलोसॉफिकल बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी ग्रैंड थ्योरीज हो रही हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बातें हो रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो फिलोसफी की नेचर है बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, जबकि सोशियोलॉजी भी इससे बोरो करती है
कि ये सोसाइटी ऐसे बिहेव करती है, फादर इज सपोज टू बी लाइक दिस, मदर इज सपोज टू बी लाइक दैट, फैमिलीज ऐसे इवॉल्व हो रही है, रिलीजन में ऐसा कुछ हो रहा है। गेटिंग इट? सोशियोलॉजी का भी ये एक नेचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो सोशियोलॉजी की बात हो रही है कि फिलॉसफी से ताल्लुकात हैं कि नहीं, सर बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो फिलोसोफर ही हैं, वो समाज को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। जब जैसे मोमेंट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड ट्राइंग टू कॉन्सेप्चुलाइज इट एंड ट्राइंग टू मे बी मेक अ थियोरी आउट ऑफ इट, आप फिलोसफर बन गए। ठीक है, तो इसलिए सोशियोलॉजी के जो ये एम्बिशन तो है ही है ना डे वन से, कि हम अपने आप को एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज बनाएं जो बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाए, चीज़ों को बेहतर समझती हो, गहराइयाँ समझती हो, चीज़ों की नुआंसेस समझती हो, मतलब कि बारीकियाँ समझती हो। तो वो बारीकियाँ समझने की जब बात हो जाएगी ना, तो आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे वो मैथ है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो सोशियोलॉजी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सब फिलोसफीज है। एवरीथिंग इज अ फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी में आपका देखने का नजरिया क्या हो सकता है, पर्सपेक्टिव विल डिपेंड, विल मैटर। ठीक है, किसी का कुछ पर्सपेक्टिव, किसी का कुछ, डिफरेंट फिलोसफीज हो सकती हैं, बट लेकिन हर एक सब्जेक्ट फिलोसफी तो है ही है। गेटिंग इट? तो इसलिए इसमें ना एक सवाल आए, थोड़ा आसान सवाल बन जाएगा, इसलिए इसको पूछा कम जाता है। तो इसीलिए सेपरेट बॉडी ऑफ नॉलेज बनाने की जो एक बात शुरू हुई थी, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि फिलोसॉफिकल एम्बिशन थे इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट के, सोशियोलॉजी के। एंड जैसे ज्ञान बतिस्टा बताते हैं कि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जैसे ही हमने अपने इतिहास में कि अच्छा पहले कौन सा किंगडम आया, फिर ये वाला किंगडम आ गया, गुप्ता चले गए, फिर उसके बाद वो आ गए, उसके बाद लेट्स से स्लेव डायनेस्टी आई जो दिल्ली में, एंड देन उसके बाद मुगल्स आ गए, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो आप कह रहे ये तो आप ना डेट्स कौन आया कौन गया पढ़ रहे हो, लेकिन क्या फिलॉसफी थी, कैसे बदले राजा, कैसे बदले, क्यों बदले, क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से चाहते थे राज करना। मुगल्स वगैरह थे वो बिल्कुल घुल मिल के राज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज थे वो डिस्टेंस मेंटेन रखते थे, फिलोसफीज डिफरेंट थी ना। तो इसीलिए वो ज्ञान बतिस्टा कहते हैं कि अगर हम ना पॉलिटिकल सोसाइटी वगैरह से हम दूर कर दें, फिलोसफी पढ़ें हिस्ट्री की, तो हम सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड सोशियोलॉजी हिस्ट्री की फिलोसफी ही है। ठीक है, तो कार्ल मैनहाइम वो भी ये बोलते हैं कि सर नॉलेज वगैरह जो भी है आपकी, क्योंकि कार्ल मैनहाइम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चैप्टर 2 में शुरुआत में देखेंगे हम। ठीक है, कार्ल मैनहाइम आएंगे, वो कहेंगे सर एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, और इतना हैवी वर्ड सर, ये क्या बोल दिया आपने। एपिस्टेमोलॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं, मतलब बड़े बड़े नॉलेज ओरिएंटेड, एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब नॉलेज जो आपकी बढ़ाएं, जो नॉलेज को एक्सपैंड करने की बात करें, ऐसे ऐसे जो सवाल हैं आपके, वो कौन से हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, आपके फिलोसॉफिकल ही हैं। सब्जेक्ट को ऐसे बताते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि भारत में गरीबी कैसे दूर करें, इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, इट बिगिंस एज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एंड देन ग्रेजुअली काम करते हो, फील्ड स्टडी करते हो, पॉलिसीज पढ़ते हो, करते आप फाइन ट्यूनिंग कर दोगे, बट ऑल द मेजर थिंग्स दैट आर देयर टू बी सॉल्व्ड, दे आर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एट द मोमेंट। औरतें इतनी ज़्यादा हमारे जब दुनिया में, हमारे देश में देखते हैं अन्याय हो रहा है उन पर, कैसे इनको आगे लेकर आए, या फिर औरतों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, इट ऑल बिगिंस विद अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ग्रेजुअली आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कार्ल मैनहाइम ये कहते हैं कि जितने भी नॉलेज एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट हैं, शुरुआत तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के थ्रू ही होते हैं। ओके, मार्क्स ने बोला कि पर्टिकुलरली कि हमें समाज को ऐसा बनाना जहाँ पे भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सब इंसान बराबर हो। वो कह रहे हैं क्योंकि ना इंसान को ना बहुत ऐसे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ना भेदभाव है ना इंसान में, कोई अमीर कोई गरीब, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब के लिए बुरा हो रहा है, अमीर के लिए बुरा है। अब मान लीजिए कि लेट्स से कोई, मैं नाम लूंगा किसी का, कोई पॉलिटिकल पार्टी में आप बहुत बड़े नेता बन गए, बहुत बड़े नेता, आपके बेटे पर, आपकी बेटी पर हो सकता है बहुत दबाव हो कि आप भी बड़े नेता बने, मैंने इतना नाम कमाया है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए बहुत बड़े, आपके बेटे बेटी पे बहुत बड़ा दबाव होगा कि आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही बने, मेरा बिजनेस कंटिन्यू करें, मेरी पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यू करें। बेटा बेटी या फिर चाहते हैं नहीं सर मुझे नहीं करना है पॉलिटिक्स, या फिर वो चाहते हैं कि सर नहीं मुझे नहीं चलानी इंडस्ट्री, लेकिन चलानी पड़ेगी। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं क्योंकि सिंस इतना ज़्यादा आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया अमीर और गरीब में, खुद को मान लो आपने इतना अमीर बना लिया, अब आपके पापा मम्मी वगैरह जिसने बनाया खुद को अमीर, वो चाहेंगे कि आप भी मेंटेन करो इसको। तो कह रहे हैं इसलिए ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो गरीब है वही दिक्कत में है, अमीर भी दिक्कत में है। अमीर भी आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं रख पाता, एंड अमीर को जैसे बच के रहना है, अपने धन ना कहीं चला जाए, मेरा बहुत सारे धन चला गया तो एकदम सडनली मैं गरीब ना हो जाऊंगे, नहीं, सब अमीर गरीब ही नहीं होंगे, तो क्या चिंता, आपको जो करना है आप वो करेंगे। आपको डॉक्टर नहीं बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना इंजीनियर बनना है, आप इस कंसिडरेशन से नहीं करेंगे कि मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, मेरी लाइफ ज़्यादा सेफ हो जाएगी। आप सभी जब बराबर ही हैं तो आप ये चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप क्या बनेंगे, वर्ड यूज करते हैं वो ट्रू मैन, आप बनेंगे एक रियल, एक ट्रू मैन बनेंगे, सच्चा इंसान बनेंगे, ह्यूमन बनेंगे, जो कि क्रिएटिव है,
क्योंकि नई नई चीज़ें चाहता है करना। जो दबाव में काम नहीं करता, नहीं मैंने ये नहीं किया घर में रोटी कैसे चलेगी, मैंने ये नहीं किया तो मेरी इज्जत कैसी होगी। जब सभी बराबर हैं तो इन चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। इसलिए कार्ल मार्क्स ना आपको नजर आएंगे एक सत्संग टाइप वाले कोई चीज़, इंसान सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग कर रहे हैं, किसी ने किताबों में लिख दिया, कार्ल मार्क्स का नाम दे दिया। ओके ठीक है, तो अल्फ्रेड वियरकांत है ना, और ये सब चीज़ें हैं कि जो सोशियोलॉजी प्रोडक्टिव तभी है जब वो फिलोसॉफिकल है, बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढती है, अदरवाइज तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चली रही है। तो इसीलिए अब अल्टीमेट स्टेटमेंट से एंड करते हैं, वो हैं हमारे गुनार मिर्डाल जी। ठीक है, गुनार मिर्डाल पता क्या बोलते हैं, गुनार मिर्डाल की लास्ट है तो प्लीज़ सॉरी, मुझे लगता है शायद लेक्चर बहुत लंबा हो गया। तो गुनार मिर्डाल ना बहुत एक ऐसे ना गुस्से वाले इंसान है। इकोनॉमिक्स में इन्होंने पर्टिकुलरली नोबेल प्राइज़ भी जीता, एंड नेहरू जी से इनकी कुछ खिटपिट भी रही, दोस्ती रही, खिटपिट चलता रहा। तो इनका ना आइडिया था कि जो हमारे एशिया के जो समाज हैं इनको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि ना फ्यूचर इनका बड़ा जो डार्क है, ब्लीक है, ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे भी ना तो दिक्कत में रहेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं बहुत ही केओटिक समाज है ये, तो इसीलिए इसके बारे में वो ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए लेकिन क्या बोलते हैं कि ना कि करें जब तक ना हमारे पास यहाँ बढ़िया कोई जो अच्छा नेता नहीं होगा, जिसके पास कोई विजन होगा, कोई व्यू पॉइंट होगा, जब तक वो ऐसा नहीं नेता आता, यहाँ पर केओस चलता ही रहेगा। तो इसलिए वो लिखते हैं लाइन कि जो केओस है वो खुद से ऑर्गेनाइज नहीं होने वाला अपने आप से कॉस्मॉस में, कि जो केओस एकदम गंदगी मची पड़ी है, ये खुद से ही सुंदर बाग बगीचे नहीं बन जाएंगे। हमें इसके लिए व्यू पॉइंट चाहिए, हमें एक प्लान चाहिए, एक फिलॉसफी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, व्यू पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। जो ये केओस चल रहा है, जो ये यहाँ पे तबाही गंदगी चल रही है, चलती ही रहेगी। तो गुनाह में डाल इसलिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी रहते हैं, बट वो बड़ी बात भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए केओस, ये लाइन तो ना इतनी सुप्रीमली ऑसम लाइन है, बहुत बच्चे अपने आंसर्स में लिखते हैं, क्योंकि इससे छोटी लाइन, पहली बात तो याद आसान से हो जाती है, एंड पावरफुल लाइन। ठीक है, chaos cannot organize itself into cosmos, we need viewpoints। तो ये गुनाह में डाल के लाइन है। एंड इसीलिए इसको यूज़ कीजिए कि सोशोलॉजी, वो कहने ना कि बहुत बार आती है बात कि क्या सोशोलॉजी को कुछ बताना चाहिए कि ये करो ये मत करो, ऐसा सही करना है ऐसा गलत है। तो कई ऐसी बातें आएंगी, हम आगे पढ़ेंगे डिबेट, जिसमें वो कहेंगे कि सर सोशोलॉजी तो सिर्फ बताए कि क्या क्या है, ठीक है क्या है, कि समाज में भेदभाव है, समाज में औरतों के साथ अच्छा है बुरा हो रहा है, दैट्स इट। सिर्फ इतना बताए, क्या करना चाहिए ये नहीं बताना चाहिए। तो गुनार में डाल आते हैं, उनको डांट लगाते हैं, गुनार में डाल कहते हैं सर क्यों नहीं बताना चाहिए, हम कैसे इंप्रूव करेंगे, किसी के साथ अन्याय हो रहा है या फिर कोई चीज़ अगर सही से नहीं हो रही है तो कैसे बेहतर होगी। तो इसीलिए बोलते हैं हमें व्यू पॉइंट चाहिए होंगे कि कैसे बेहतर किया जाए। अदरवाइज बेहतर करने के नाम पे तो हम बोल सकते हैं कि सर बेहतर करो, एंड लेट्स मे बी स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, लेट्स से सती सिस्टम शुरू करते हैं, दोबारा सती सिस्टम शुरू करते हैं, भारत बहुत अच्छा देश बन जाएगा। लेकिन वो भी सही नहीं है ना। तो व्यू पॉइंट चाहिए, कौन से सही कौन से गलत, डिबेट हो एक्सेट्रा, तो ऑटोमेटिकली, वरना केओस कॉस्मॉस में ऑर्गेनाइज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बस जो लेक्चर का वहाँ पे हमारा पूरा थीम थी कि वेरियस हम जो सोशल साइंसेस को कंपेयर करें, देखें कि कहाँ दिशा में चलते हैं ये कहानी, कहाँ नहीं जाती, एंड कौन सी कंपैरिजन है, कहाँ पे सिमिलरिटी कहाँ डिसिमिलरिटी, कुछ एग्जांपल्स कोट करें। आप भी अखबार पढ़ते रहेंगे, नए नए लेक्चर्स देखते रहेंगे, और आपको लगे हाँ सर ये बात वहाँ जुड़ सकती है तो जोड़ दें। दैट्स इट, इतना ही रखें अगर, तो ये हमारा लेक्चर कामयाब माना जाएगा और हमारा ये अटेम्प्ट कामयाब माना जाएगा। बस दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, तो लेक्चर लंबा हो गया, थक गए हैं सभी बच्चे भी, और आप भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते। चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।